उनके लिए बेस्ट आपकी ये बुक रह जाएगी। क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। जो सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं अपनी क्लास की यहाँ पर शुरुआत। ठीक है भाई, गुड इवनिंग भाई, ठीक है। सर थोड़ा मोटिवेशन दीजिए, अंदर से टूट चुका हूँ, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए बस, ठीक है। और क्या मोटिवेशन दूं भाई आपको। चलिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। जब कभी मौका लगेगा तब आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह दिया हुआ है कि बच्चों के शिक्षण में यानी कि उनके टीचिंग में जो जीन पियाजे थे, तो पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त यहाँ पर किए जा सकते हैं। पहला, सर्जनवादी उपागम का प्रयोग, बिल्कुल ठीक बात है। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है, जो रचनावादी अप्रोच होती है, जहां पर बच्चा सेंटर के अंदर होता है, जहां पर लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सिखाया जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड वीडियो का यूज किया जाता है। और ये तो आपके बहुत ही जबरदस्त लेवल के आपके रचनावादी थे, जो आपके जीन पियाजे थे। तो ये तो खुद कहते हैं कि भैया आप रचनावादी अप्रोच का यूज करिए बच्चे के लिए। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका ठीक है। रचनावादी मनोवैज्ञानिक है तो रचनावादी अप्रोच की ही यहाँ पर बात करेगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपके सामने कि बच्चों के ज्ञान तथा चिंतन के स्तर को ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। इनफैक्ट इन्होंने तो बच्चों के जो चिंतन के बारे में वाली बात कही थी कि जो छोटे बच्चों का चिंतन होता है और जो बड़े यानी कि अडल्ट यानी कि वयस्क का चिंतन होता है, वो आपका मात्रात्मक रूप से तो आपका सेम होता है। क्या होता है? वो आपका मात्रात्मक रूप से यानी कि क्वांटिटेटिव रूप से तो आपका सेम होता है, ठीक है। कोई चेंज नहीं होता भाई। एक छोटे बच्चे का दिमाग है, एक वयस्क का दिमाग है, तो क्वांटिटी में तो सेम है, बट वो गुणात्मक रूप से अलग है, यानी कि क्वालिटेटिव रूप से दोनों का अलग है। छोटा बच्चा जिस प्रकार से चिंतन करता है, छोटा बच्चा आपका जो चिंतन करता है जिस प्रकार से, वयस्क यानी कि अडल्ट ऐसे नहीं करते, वो अलग प्रकार से सोचते हैं। तो दोनों के सोचने में गुणात्मक रूप से परिवर्तन है, मात्रात्मक रूप से दोनों सेम है। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो बच्चे चिंतन करते हैं और जो उनकी नॉलेज होती है ना, उसके स्तर को ध्यान में रखा जाए और रचनावादी अप्रोच के अकॉर्डिंग, बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको शिक्षण दिया जाए। ये बात करते थे आपके पियाजे, बात करते थे, सेकंड ठीक है। थर्ड, सतत आकलन का यूज करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट का यूज करना चाहिए, निरंतर रूप से, ठीक है। निरंतर रूप से आपका असेसमेंट बच्चों का करना चाहिए, ताकि जो भी बच्चों की प्रॉब्लम आए टीचिंग के दौरान, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, आपने कहा कि सर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत पूछा गया है चिंतन के बारे में, जो पियाजे ने बड़े लोगों यानी अडल्ट और छोटे बच्चों के बीच में डिफरेंस बताया, ठीक। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर दे दिया, नहीं दे पाए, तो मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही तो आपका आकलन कर रहा हूं, और आपको नहीं पता तो मैं आंसर बता दूंगा। तो इसकी बात इन्होंने कही थी। अगला है कि जो क्लासरूम की जो व्यवस्था है, कक्षा कक्ष की जो व्यवस्था है, उसको अन्वेषण एवं खोज के रूप में बदलना, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो कहते थे कि बच्चा पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करके खोजे, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करे, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कैसे करे, ज्ञान का निर्माण कैसे करे, खुद से करे। यही तो बात आपके रचनावादी कहते थे। जो भी रचनावादी है, रचनावादी मनोविज्ञानी के लायक आपके पियाजे हो गए, ये क्या कहते थे कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है, खोजबीन के माध्यम से करता है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के माध्यम से करता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल आपका ठीक है। तो सभी ठीक हो जाएंगे भाई, आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि बी आंसर आपका ठीक हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हो? बिल्कुल ठीक, यहाँ पर आप लोग जा रहे हो, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, ठीक। नेक्स्ट आपके सामने बात करता है कि विद्यालय आधारित आकलन, यहां पर बात हो रही है एसबीए की। एसबीए मतलब स्कूल बेस्ड असेसमेंट, एक ऐसा असेसमेंट जो आपका विद्यालय आधारित होता है, विद्यालय आधारित होता है। देखिए स्कूल के अंदर क्या होता है, तिमाही के एग्जाम होते हैं, ठीक है, छमाही के होते हैं यानी कि जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, ठीक है, वार्षिक एग्जाम होते हैं यानी कि ईयरली एग्जाम होते हैं जो पूरे साल भर के अंदर होते हैं। तो 3 महीने के बाद बच्चे का एग्जाम होता है, फिर असेसमेंट होता है, 6 महीने बाद होता है, फिर असेसमेंट होता है, साल भर बाद होता है, फिर असेसमेंट होता है। अगर मान लीजिए बच्चे का वार्षिक एग्जाम है, ईयरली एग्जाम है, और वार्षिक एग्जाम के बाद आप लोग क्या काम करोगे, उसको टोटल नंबर बता दोगे कि सपोज 100 नंबर का एग्जाम है, सब्जेक्ट है कोई, अगर बेटा तेरे 33 नंबर आ गए तो तू पास है, अदरवाइज तू फेल है। तो क्या अगर कोई बच्चा फेल हो पा रहा है और उसके नंबर कम आ रहे हैं, क्या हम उसको यहां पर दोबारा से ठीक कर देंगे? नहीं ठीक कर सकते। तो इसलिए यहां पर जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट लाएगा, तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट के अंदर बच्चा क्या काम करता है, इसके अंदर बच्चा अपना सेल्फ असेसमेंट भी खुद से करता है। क्या काम करता है इसके अंदर जो बच्चा होता है, वो अपना सेल्फ असेसमेंट भी खुद से करता है। इसी के अंदर बच्चा फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है।
और ये सिर्फ बच्चा नहीं करता, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो आपके स्कूल का होता है। स्कूल में भैया आपके टीचर का रोल होता है, आपके अध्यापक का रोल होता है, स्कूल का बाकी जितना स्टाफ होता है, लाइक आपका प्रिंसिपल हो गया, मैनेजिंग कमेटी वगैरह XYZ जितनी होगी उनका रोल हो गया। यानी कि एक ऐसा असेसमेंट जो स्कूल पर आधारित हो, जिसमें बाहरी एजेंसियों का यानी कि बाहरी कारकों का कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ये नहीं है कि भाई हमने कोई एग्जाम कंडक्ट कराया, जैसे आपने देखे होंगे बोर्ड के एग्जाम चलते थे, तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर एग्जाम देने भी कहीं दूसरी जगह दूसरे स्कूल जाना पड़ता था और उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। बट स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्या करोगे, आप यहां पर डायग्नोस करोगे, आप यहां पर निदान करोगे। निदान मतलब यहाँ टीचर निदान करता है, डायग्नोस करता है कि अगर वो बच्चों को पढ़ा रहा है क्लासरूम के दौरान, उसको कोई दिक्कत आ रही है, प्रिंसिपल ऑब्जर्व कर रहा है कि बच्चा सही प्रकार से कोई मान लीजिए फिजिकल एक्टिविटी सही प्रकार से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो यहां पर तुरंत उसकी समस्या को समाधान करने के प्रयास उठाए जाते हैं। इसमें प्रयास नहीं कर सकते, यहां पर खेल खत्म हो गया, ये आपका समेटिव असेसमेंट हो गया, जो आपका नेगेटिव असेसमेंट है। ठीक है, तो इसलिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट जो स्कूल में स्कूल की एजेंसी यानी कि टीचर, प्रिंसिपल XYZ द्वारा किया जाता है, जहां पर बाहरी एजेंसियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या ये शिक्षक केंद्रित है? जी नहीं, ये तो आपका बाल केंद्रित है, आगे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या ये बाल केंद्रित है? बिल्कुल ठीक बात है, बाल केंद्रित है और व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र है। गलत भाई, आपका लेक्चर बेस्ड पेडागोजी नहीं है। जब चाइल्ड सेंटर्ड की बात आ जाएगी तो लेक्चर बेस्ड पेडागोजी तो होगी नहीं। जो लेक्चर मेथड होता है वो आपका कैसा होता है, वो आपका अध्यापक केंद्रित होता है, यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। कौन सा? टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। तो ये तो आपका गलत हो गया भाई आपका। अगला है कि बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण साथ, बिल्कुल ठीक बात है। एक तो चाइल्ड सेंटर्ड की बात आ गई और चाइल्ड सेंटर्ड के साथ जो बच्चा एक्टिविटी करके यहां पर सीखता है, जैसा खुद करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखता है, तो सबसे बेस्ट आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं भाई, मिल तो गया। थर्ड आंसर हमारा ठीक हो जाएगा, जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में आपसे यहां पर बात कर रहा है। बिल्कुल ठीक आप लोग यहां पर जा रहे हो। ठीक है, बात करते हैं अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? बात करता है कि मानव विकास जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं भाई। पहला कि मानव विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से, यानी कि जो हमारी यहां पर हाइट होती है, वेट होता है, साइज होता है, उसकी वृद्धि से। देखिए, अगर मैं बात करूं मानव के विकास की बात करूं, डेवलपमेंट की बात करूं, तो इसके अलग अलग डोमेन आप पढ़ते हो। फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो विकास के अंदर ये चारों आपके आयाम होते हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और स्वयंगात्मक विकास। तो इसके अंदर आपके सारे आयाम सम्मिलित होते हैं विकास के अंदर। जो ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है, इसी से जुड़ी रहती है आपकी ग्रोथ, यानी कि वृद्धि जुड़ी होती है, जो एक समय के बाद रुक जाती है, जो एक मैच्योरिटी आने के बाद रुक जाती है, जो आपकी ग्रोथ होती है। भाई सपोज यहां पर वेट लिखा हुआ है, तो भाई किसी का वेट ऐसा थोड़ी है वो जिंदगी भर चलेगा। जैसे विकास आपकी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जब तक आदमी की मृत्यु नहीं होती तब तक विकास चलता रहता है। बट वृद्धि तो एक समय के बाद रुक जाती है। कोई इंसान आपने ऐसा देखा है जिसका वेट हमेशा ही बढ़ता जा रहा है, हाइट हमेशा बढ़ती जा रही है? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वृद्धि की एक लिमिट है, वह मैच्योरेशन, और मैच्योरेशन के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये जो मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि की बात कर रहा है, डेवलपमेंट के सिर्फ एक आयाम की बात कर रहा है, सभी आयाम की बात नहीं कर रहा। अगला कि मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। बिल्कुल ठीक बात है, मानव विकास के साथ मात्रात्मक है। मात्रात्मक मतलब हम चीजों को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब सपोज यहां पर वेट की बात आ रही है और आपको पता करना है कि भाई मेरा वेट कितना है, मेरा विकास कितना है। तो मेरा वेट है भाई अभी करंट के अंदर 87 kg मेरा वेट है। ठीक है, मैं कम करता जा रहा हूं अभी थोड़ा वेट, अभी 2 kg और कम करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं, बढ़ाना कम करना इस तरीके की चीजें। तो हमने यहां पर वेट को मेजर कर लिया। अगर आप पूछो कि सर आपकी हाइट कितनी है, तो मैं कह दूंगा मेरी हाइट 6 फीट है, 6 फीट का हूं भाई मैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसका मापन कर दिया। तो विकास के अंदर या जो आपकी वृद्धि होती है, इसके अंदर हम चीजों का मापन कर सकते हैं, हाइट का, वेट का, लेंथ का, इन चीजों का मापन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं विकास की, तो मात्रात्मक के साथ साथ ये गुणात्मक भी होता है। जबकि वृद्धि जो होती है, जो ग्रोथ होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी केवल होती है वो शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि से बात करता है। ठीक है, यानी कि केवल मात्रात्मक की कौन बात करता है? वृद्धि। वृद्धि का सिर्फ हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और डेवलपमेंट जो होता है मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है, यानी कि आपकी समझ किस प्रकार से विकसित होती जा रही है, आप अपने कॉग्निशन का मानसिक विकास से किस प्रकार मैच्योर होते जा रहे हो, समझ आपके अंदर बढ़ती जा रही है। सामाजिक रूप से अपने सोशल रिलेशन आप कैसे बना रहे हो, समाज के अलग अलग एजेंसियों के साथ, टीचर के साथ, स्कूल के साथ, दोस्त यार के साथ, बहन भाइयों के साथ। तो ये मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है। आंसर नंबर सेकंड यहां पर आपका ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं क्या आपके सामने दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि जो मानव विकास होता है, अगेन आपका ह्यूमन डेवलपमेंट आ गया, ठीक है। अच्छा, मानसिक विकास है भाई आपका, मानसिक विकास यानी कि मस्तिष्क का विकास, दिमाग का विकास। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्रिया यहाँ पर सम्मिलित होती है? मेमोरी। देखिए जितनी भी आपका ये आपका दिमाग है, ठीक है, किसका दिमाग है, कीड़ा पड़ रहा है इसमें तो थोड़ा सा, ठीक है। तो जो भी आपका दिमाग हो मजाक कर रहा हूं, कीड़ा नहीं है, हमारी जितनी भी मेमोरी होती है, अभी तक जितनी भी आप लोगों के माइंड के अंदर आज तक मेमोरी बनी होगी, जिसको प्याजे की टर्म में आप स्कीमा भी जैसे बोल देते हो, तो वो सब हमारे दिमाग में तो होती है। मेरे बारे में मेमोरी है, घर वालों के बारे में, एग्जाम के बारे में, दोस्त यार पड़ोसी के बारे में, और किसी के बारे में भी जो मेमोरी है, ठीक है, जो कोई छोड़कर भी चला गया उसके बारे में मेमोरी है, सब हमारे किसके अंदर होती है, दिमाग के अंदर होती है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल आपका ठीक है। दूसरा, चिंतन। अगर आप चिंतन करते हो किसके माध्यम से करते हो भाई, अपने दिमाग के माध्यम से तो चिंतन करते हो, इसके बगैर तो आप चिंतन नहीं कर पाओगे, तो ये भी आपका चिंतन होता है। अच्छा, ये आपका एक कॉन्ट्राडिक्शन वाला ऑप्शन है। अब देखो दो राज्य इस क्वेश्चन के ऊपर कैसा आपस में भिड़ गए। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि जैसा आपका मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरणा होता है, भाई सिंपल सी बात है, मोटिवेशन क्या होता है, एक आंतरिक प्रेरणा होता है। ध्यान से सुनना, इसमें मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। मोटिवेशन क्या होता है, एक आंतरिक प्रेरणा होती है जो किसी काम को करने के लिए हमें जागृत करती है। जैसे मान लीजिए आपको जॉब लेनी है, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा, नहीं यार जॉब लेनी है, एक इच्छा शक्ति रहेगी और इसके लिए आप अग्रसर रहोगे इसको पाने के लिए। तो मोटिवेशन भाई आपकी जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, मेंटल प्रोसेस होता है, या मानसिक विकास होता है भाई, उससे रिलेटेड होती है। जो आपके अंदर मोटिवेशन होती है, आपके अंदर ही तो एक शक्ति है। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो पूछा गया है भाई साहब, उत्तराखंड वालों ने इसके बारे में पूछा, और उत्तराखंड ने अभिप्रेरणा को मानसिक प्रक्रिया के अंदर नहीं माना। ठीक है, मान लिया भाई, चलो मानसिक प्रक्रिया को नहीं माना, आपने एक व्यवहार से संबंधित प्रक्रिया इसको मान लिया, मैंने आपकी बात मान ली। अब भाई आपका उड़ीसा टेट था, उड़ीसा टेट के अंदर यही क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। वहां पर पूछ लिया कि जो आपकी अभिप्रेरणा होती है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया है मानसिक विकास से संबंधित। अबे भाई ये उत्तराखंड वालों ने तो गलत मान लिया इसको। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पर उत्तराखंड के अकॉर्डिंग चलूं या फिर मैं उड़ीसा के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलूं? अगर मैं अपना पर्सनल इंडिविजुअल में बताऊं, ठीक है, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन बनता है, तो ये दोनों प्रकार के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, बोनस नंबर मिल जाता है। बट हम यहाँ पर मोटिवेशन को मानसिक विकास की प्रक्रिया के अंदर मान लेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है आपका, ठीक है। मानसिक विकास की प्रक्रिया से भी आपका जुड़ा रहता है जो आपका मोटिवेशन रहता है। तो मैं फिलहाल जो जा रहा हूं, मैं भाई उत्तराखंड वालों के साथ यहां पर जा रहा हूं, ठीक है। किसके साथ? उत्तराखंड वालों के साथ यहां पर जा रहा हूं। आप लोग यहां पर किसके साथ जा रहे हो, आप लोग यहां पर मुझे बता सकते हो, ठीक है। अभी भी नहीं बताया आपने, वही मैं सोच रही थी कि नहीं है, ठीक है। हाँ, ओडिशा के साथ जा रहे हो, पहले दूसरे के साथ जा रहे हो, हम पहले दूसरे के साथ चले जाओ भाई आप लोग, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब मैं इसको मोटिवेशन को इसमें मान सकता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो तीन ऑप्शन मान सकते हैं। मैंने कहा इस प्रकार के क्वेश्चन में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, स्टार नंबर मिल जाएगा, दोनों ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये चीज देखने को मिलती है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके उत्तराखंड ने ठीक माना है या आपके उड़ीसा वालों ने इसको ठीक माना है, ठीक है। ये बात समझिए। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, निम्नलिखित में से मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? बताओ भाई, डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, निरंतर विकास का सिद्धांत है, बिल्कुल ठीक बात है, पिछली क्लास में भी बताया था। जितने भी क्लासेस में कराता जा रहा हूं, ये प्रैक्टिस सेट कराता जा रहा हूं, यूट्यूब पर सर्च मारते रहो, सीडीपी क्लास बाय सचिन सर है, सीडीपी प्रैक्टिस सेट बाय सचिन सर, इसको जितना हो सके सर्च मारिए, आपके सामने सारे प्रैक्टिस सेट एक एक करके खुलते आ जाएंगे, ठीक है। आप सर्च मारा करिए। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने बताया था जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तब से लेके कब्र तक विकास चलता है, यानी कि वोम टू टोम होता है विकास। कैसा होता है? वोम टू टोम होता है, यानी कि मृत्यु तक विकास चलता है, ठीक है। ये बात समझ गए, तो पहला ऑप्शन तो आपका ठीक है। दूसरा, जो विकास की जो विभिन्न गति होती है उसके सिद्धांत की यहाँ पर बात कर रहा है, यानी कि डेवलपमेंट रेट की बात कर रहा है। देखिए जो डेवलपमेंट की जो रेट होती है ना, उसके अंदर देखने को मिलती है व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उसके अंदर देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जिनके दो बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। यहां पर आपके सामने ऑप्शन भी दिया हुआ है। हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम, यानी कि आनुवांशिकता, जो जीन्स हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से ट्रांसफर होते जा रहे, पीढ़ी में ट्रांसफर होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी आंखों का रंग अलग अपने माता पिता या अपने दादा दादी वगैरह से मिल जाता है। हमारे बाल, मान लीजिए हमारे पिताजी के बाल बहुत घने, तो बच्चे की भी बहुत संभावना है उसके घने। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के बाल झड़ जाते हैं, ठीक है, या आगे से टकलापन सा आ जाता है, उनके पेरेंट्स के भी इस प्रकार से रहेंगे, तो ये हेरिडिटी तौर पर यानी कि वंशानुक्रम तौर पर आपका रहेगा। वातावरण, मान लीजिए अगर किसी के बाल मान लीजिए कम है यहाँ पर, ठीक है, तो अच्छा एनवायरमेंट दो, डाइट दो उसको, अच्छा
शरीर के जो आपके बाल होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ मतलब उसको टैबलेट वगैरह दो जिससे उसकी ग्रोथ थोड़ी बढ़ जाए। तो जो व्यक्ति का विकास होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर आधारित है। सभी के बीच में अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं यहाँ पर पाई जाती है, जिनके दो बड़े महत्वपूर्ण आपके फैक्टर है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, जिनकी वजह से डेवलपमेंट रेट भी आपकी अलग अलग रहती है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। और तीसरा तो हमने वैसे ही ठीक मान लिया, यानी कि चारों के चारों तीनों ऑप्शन आपके ठीक है। फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। समझ गए आप लोग इसके बारे में? ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट बात करता है कि सीखने की प्रक्रिया है, लर्निंग का जो प्रोसेस है जो आप यहां पर कर रहे हो, इसमें कौन से बाधक कारक है? बताओ भाई, कौन से कारक आपके अफेक्ट करेंगे लर्निंग को, लर्निंग नहीं होने देंगे, डिस्ट्रैक्शन का आपका कारण बनेंगे, सीखने की प्रक्रिया में रुकावट डालेंगे, तनाव। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, किसी भी बात का स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, तो आप लर्निंग सही से नहीं कर पाओगे। आपका पूरा टाइम वहीं पर रहेगा, ध्यान आपका पूरा टाइम वहीं पर रहेगा, तो लर्निंग सही से नहीं कर पाओगे। सेकंड, थकान। अगर आप फटीग हो चुके हो, थकान हो चुकी है पूरे दिन भर के अंदर, मान लीजिए आपने कुछ काम करा। अब देखिए मैं अपना पूरे दिन भर का रूटीन बताऊं, ठीक है। कल तो मेरा यार मैंने खुद भी बताया कि जैसे जो सुपर टैट का जो धरना था, मैंने कहा कि मेरा घर का ही पर्सनल काम था, ठीक है, जिसको लेकर कुछ स्टूडेंट मजे ले रहे हैं कि नहीं ऐसा क्या पर्सनल काम हो गया। जैसे शिक्षक भर्ती का आपके लिए वो जरूरी काम था, मेरा घर का पर्सनल काम था, बट मैंने आपके लिए सपोर्ट करा। मैंने आपके लिए जितना भी इंडिविजुअल तौर पर हो सके आपके लिए एफर्ट करे। अभी भी मैं उनके कॉन्टैक्ट में हूँ और आगे भी हमेशा आपका साथ दूंगा। बट मान लीजिए 5 तारीख को ही मेरा पर्सनल काम था, उसी दिन धरना है, तो इस वजह से मैं आ नहीं सका, ठीक है। अदरवाइज हमें हमेशा आपके साथ यहाँ पर खड़ा रहता हूँ। उसके बाद मैं सुबह से लेकर आज फिर पूरे दिन भर बिजी रहा अपने पर्सनल काम की वजह से, और तुरंत मैं क्लास लेने आपके सामने आ गया। तो भाई मेरे अंदर भी बहुत थकान है, बट फिर भी मैं आपको लर्निंग करा रहा हूँ, फिर भी मैं सिखा रहा हूँ कि चलो नहीं यार आज तो क्लास लेते हैं, कोई बात नहीं, सैटरडे संडे आ रहे हैं, इनकी क्लास की छुट्टी होगी, क्लास आज ले लेते हैं। तो देखिए अगर कैमरे के पीछे अगर मैं बहुत सारे काम कर रहा हूं, मैं उसको दिखाता नहीं हूं, मैं कोई सिंपैथी नहीं लेता कि भाई मैं इतने काम कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। अगर आप मेरे से पर्सनली कह रहा हूँ, इमोशनली तौर पर जुड़े हैं, तो आप इस चीज को समझ पाओगे, ठीक है। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है जो बाधक डालते हैं, तो तनाव भी है, थकान भी है, आपका फ्रस्ट्रेशन भी है, आपके किसी प्रकार के जो इमोशन होते हैं वो अस्थिर हो गए। इमोशन अस्थिर होने का मतलब है, मतलब आपके इमोशन के अंदर आप उदास हो, दुखी हो, परेशान हो, इस प्रकार के इमोशन आपके आ रहे हैं, तो वो भी इसको प्रॉब्लम में डालेंगे सीखने को। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है सीखने के अंदर, तो भाई ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। आपका सीखने के अंदर इंटरेस्ट है तो आप सीखोगे, तो लर्निंग की प्रोसेस को अच्छा यहाँ पर बढ़ाएगा, ठीक है। तो आंसर इसमें सिर्फ आपका पहला दूसरा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सर, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहता, ठीक है, वरना आप लोगों को पता है मैं पता नहीं, पर ये जो प्रदर्शन भी होते थे, कभी बिहार में चला जाता था, कभी किसी चीज में यहाँ पर चला जाता था, ठीक है। तो मैं मेरी मतलब मैं पर्सनली भी बता रहा हूँ, मैं अपने घर दोस्त यार में भी बता रहा हूँ। अगर कोई बात होती है मैं एक ही बार कहता हूँ, जिसको भरोसा है वो एक ही बार में समझ जाता है, और जिसको भरोसा नहीं है तुम उससे 10 बार कह लो वो समझेगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, और एक बार कुछ पॉजिटिव न्यूज आने दीजिए। सुपर टेट की मैं क्लास यहाँ पर शुरू करूंगा, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा। जो वो सारा का सारा बीटीसी बुक्स का कंटेंट है ना, वो जब पेड क्लास आएगी उसकी तब आएगी, तब उनको दे दूंगा मैं सारा, उसको यूट्यूब पर भी मैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको कराऊंगा। और जब वो आपके यहाँ पर क्लासेज चलेगी यूट्यूब में, तब आप देखना कि किस प्रकार की क्लासेज रहती है जो आपके सुपर टेट के लिए यहाँ पर क्लासेज होती है, ठीक है। अभी मैं कह नहीं रहा, एक बार पॉजिटिव चीज आने दो, क्लास स्टार्ट होने दो, फिर उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग करना कि हाँ यार कुछ वाकई में दमदार कंटेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया कि यदि क्लासरूम में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हमने एक उत्तर की तुलना यहां पर करी थी कि जो मोटिवेशन होता है क्या वो मेंटल डेवलपमेंट से जुड़ा होता है या नहीं होता है। तो इसके बारे में आप लोग क्या काम कर रहे थे, तुलना कर रहे थे कि उत्तराखंड टेट और जो उड़ीसा टेट है कि दोनों ने अलग अलग इसको पूछ लिया, और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, और यही हमें देखना था कि सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है। तो यह किस प्रकार का चिंतन है, बताओ भाई। उस क्वेश्चन के अंदर आपने भी चिंतन करा, मैंने भी चिंतन करा, और हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन पर दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। बट अगर मैं पर्सनली तौर पर जाऊंगा तो मैं यहाँ पर मोटिवेशन को ले सकता हूँ, ठीक है। तो आपको बताना है किस प्रकार की थिंकिंग है, क्या एक क्रिएटिव थिंकिंग है, बिल्कुल ठीक बात है, रचनात्मक चिंतन है। हमने रचनात्मकता दिखाई ना, हम ये काम नहीं करते अपनी क्लासरूम में, ना ही मैं आपको कभी करने देता हूं कि ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, अरे ये तो तुम भी बता सकते हो। फिर खुद की सोच का कहा जाएगा, खुद के तर्क वितर्क कहां पर जाएंगे। इसलिए तो हम जो एग्जामिनर का जो क्वेश्चन होता है उसको भी चैलेंज करते हैं। आई थिंक हमारी फर्स्ट क्लास होगी, हमने एक क्वेश्चन को चैलेंज करा,
3 राज्यों के अंदर एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आंसर था। यूपी के अंदर अलग था, राजस्थान के अलग अंदर था, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा शायद हरियाणा के अंदर सेम क्वेश्चन और तीनों राज्यों ने अलग अलग आंसर बता रखे। अब बताओ भाई, यूपी सबसे बढ़िया है, राजस्थान बढ़िया है या हरियाणा बढ़िया है? ठीक है, वो क्वेश्चन यूपी टेट में जब आया था वो कोर्ट के अंदर गया था, उस क्वेश्चन के ऊपर कोर्ट के ऊपर केस हुआ था। तो भाई अगर आप यहाँ पर क्या काम करो, अलग अलग उत्तरों की तुलना कर रहे हो, देख रहे हो सबसे बेस्ट क्या है, तो थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी आप दिखा रहे हो। आप रटी रटाई चीजों को, पहले से पैटर्न से जो चीजें चलती आ रही है उनको एज इट इज फॉलो नहीं कर रहे, तो रचनात्मकता मैं इसको मान लूंगा। इनोवेटिव थिंकिंग, इनोवेटिव तो ऑलरेडी आपकी क्रिएटिव के अंदर चली जाएगी। हमें नया इनोवेटिव क्वेश्चन लिया कि देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मतभेद देखने को मिल जाते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। अब बताओ कैसे उसको चैलेंज यहाँ पर करवा देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी होती है क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको आलोचनात्मक चिंतन यानी कि समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। इसके अंदर नए नए विचार भी आते हैं, इसके अंदर आपकी रचनात्मकता भी आती है, इसी के अंदर व्यक्ति तर्क करता है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मैंने कह दिया कि भाई इसका आंसर ये वाला होगा। अब क्या होगा सर, ये वाला क्यों होगा, ये वाला क्यों नहीं हो सकता? मैं कहूंगा कि नहीं यही वाला है, ये ठीक है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अरे सर ये वाला भी तो हो सकता है, और ये वाला भी होता है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में क्या इतना डिफरेंस है? ऑलरेडी क्रिएटिव थिंकिंग तो क्रिटिकल थिंकिंग में आती है। तो फिर मैं यहां पर आपको अपनी तरफ से एज ए टीचर आपको बता सकता हूं कि जैसा आप लोगों ने मान लीजिए केवीएस स्कूल है, केवीएस की जब वैकेंसी आएगी तब आपको मैं चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो केवीएस के अंदर जो असेसमेंट होता है वो सीसीटी पर आधारित होता है। अब तो आई थिंक 1 महीने के लिए अंदर होता है। जो यहाँ पर स्कूल की जो टीचर डायरी होती है, जब आप लोग टीचर बनोगे तो टीचर डायरी आपको बनानी पड़ेगी। तो इस टीचर डायरी के अंदर एक कॉलम बना रहता है, वो कॉलम रहता है आपका सीसीटी, इसका कॉलम बना होता है। सी का मतलब आपका क्रिएटिव, सी का मतलब आपका क्रिटिकल, और टी का मतलब आपका थिंकिंग। कि हमें महीने के अंदर, आई थिंक महीना ही अब हो गया है, ठीक है, वो उसमें मॉडिफाई हुआ था, अब तो मैं विभाग से नहीं जुड़ा तो मुझे नहीं पता इतनी चीजें, ठीक है। तो अगर हमें बच्चों का असेसमेंट करना है तो उसमें हमें देखना पड़ेगा बच्चे ने कितनी रचनात्मकता करी, कितना अपने पास से नए नए इनोवेटिव तरीके लेकर आ रहा है, और कितना क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, सही गलत के बारे में बता रहा है, टीचर के क्वेश्चन को भी यहां पर गलत ठहरा रहा है, एग्जामिनर के क्वेश्चन को भी गलत ठहरा रहा है। तो इस प्रकार के सीसीटी, इस प्रकार के असेसमेंट की आज की डेट के अंदर सबसे ज्यादा बात हो रही है, ठीक है। तो ये आंसर यहां पर आपका क्रिटिकल थिंकिंग चला जाएगा। थर्ड आंसर सबसे बेस्ट आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी तीनों प्रक्रिया यहां पर सम्मिलित हो जाएगी। समझ में होगी? आगे क्वेश्चन आपकी समझ में, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या करता है। अगेन कह रहा हूं, रट्टा मत लगाना, क्वेश्चन को उधेड़ दो बिल्कुल तरीके से, और ये देख लो कि एग्जामिनर भी गलत हो सकता है। इस अप्रोच के साथ आप पढ़ो, इस प्रकार से अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, क्या कहता है कि यदि एक विद्यार्थी गाने की अच्छी यहां पर धुन बना सकता है और वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्ट कर सकता है, 2 प्रक्रिया आएगी, गाने की धुन बना रहा है और इंटरेक्ट यहां पर कर रहा है, और दूसरों की सहायता भी कर रहा है, और उसका सामाजिक दायरा वो भी बहुत अच्छा है, तो वह किस प्रकार के बौद्धिक कौशल में यहां पर अच्छा है? बताओ भाई, किस प्रकार की इंटेलेक्चुअल स्किल्स उस बच्चे के अंदर है? ये 4 प्रकार की प्रक्रिया उसने बता दी। अगर उसको गाने की अच्छी नॉलेज है, गाने की अच्छी धुन बना रहा है, सुर लय ताल के अंदर वो गा रहा है, तो यहां पर उसके अंदर जो स्किल होगी वो होगी आपकी म्यूजिकल, यानी कि संगीत में, जो संगीत में बुद्धि आपके हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर बताई थी। तो भाई गाने की अच्छी धुन यानी कि जो अच्छा गा सकता है, जिसको संगीत की नॉलेज है, तो संगीत में बुद्धि या म्यूजिकल आपकी स्किल्स आप इसको बोल सकते हो। और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी स्किल होती है, आपकी अंतर व्यक्ति इंटरपर्सनल नहीं, आपकी इंटरपर्सनल, कौन सी? इंटरपर्सनल, यानी कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, किसमें? जो व्यक्ति दूसरों के साथ आपका इंटरेक्ट करता है, दूसरों की मनोदशा हाव भाव को यहां पर अगर कोई व्यक्ति पहचान लेता है कि कोई किस प्रकार से सोच रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, कैसे बेवकूफ बना रहा है, और इसके ऊपर, इस स्किल के ऊपर मैं आज की डेट में मतलब इसको ठोक बजा के कह रहा हूं, जितने भी आप लोग इस वीडियो को मेरी ध्यान से सुन रहे हैं, आप अंदर अपने अंदर कोई भी चीज को, स्किल को डेवलप मत करो, कोई भी मत करो, XYZ कोई भी मत करो, मेरे कहने से इस वाली एक स्किल को डेवलप कर लो, जो इंटरपर्सनल स्किल होती है, जो आपके इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ी होती है, ताकि आप दूसरे की मनोदशा को पहचान सको, दूसरे के हाव भाव को पहचान सको, दूसरा क्या सोच रहा है हमारे बारे में, दूसरे का नजरिया क्या है, दूसरा हमारे पास किसी अपने फायदे के लिए तो लेकर नहीं आया, दूसरा हमसे कोई अपना फायदा तो नहीं लेना चाहता। यहाँ पर जैसे नेता लोग होते हैं, दुकानदार होते हैं, जो एजेंट होते हैं, LIC वगैरह के एजेंट होते हैं, वो अपने फायदे के लिए हमारे पास आते हैं। तो कुछ करो ना करो, मेरे कहने से एज ए टीचर अपने अंदर इंटरपर्सनल स्किल को सबसे ज्यादा डेवलप कर लो, कोई आपका बेवकूफ यहां पर नहीं बना सकता। तो आंसर नंबर बी यहां पर सेकंड सही हो जाएगा।
इंट्रापर्सनल में खुद से करता है, लेकिन इंटरपर्सनल जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण स्किल जिसको आज की डेट के अंदर मैं मानता हूं, सेकंड आंसर ठीक हो जाएगी। ये तो मैंने आपको बता दी इंटरपर्सनल। वर्बल यानी कि जो आपकी शाब्दिक आपकी स्किल होती है, जिसको अपनी शब्दों पर बहुत बढ़िया कमांड होता है, जो अपने शब्दों का भंडार जिसके पास अच्छा खास होता है, जैसा आपके न्यूज एंकर होते हैं उनको अपनी शब्दों पर बहुत बढ़िया कमांड होता है, जो आपके वकील होते हैं वो डिबेट बहुत बढ़िया करते हैं, शब्दों का बढ़िया भंडार उनके पास होता है, भाषा बहुत अच्छी यहाँ पर उनकी होती है। ठीक है, आंसर आपका सेकंड से हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आप अपने अंदर इंटरपर्सनल स्किल का डेवलपमेंट करोगे या नहीं करोगे। मैंने आपको बता दिया कि क्या सबसे महत्वपूर्ण आज की डेट के अंदर है। इनफैक्ट यही क्वेश्चन आपके जब केवीएस का कभी एग्जाम दोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई आज की डेट में जो स्कूल के अंदर सबसे मेन चीज जो खल रही है वो है बच्चे के लिए उसका इमोशनल डेवलपमेंट ना हो पाना, बच्चों को इमोशनली तौर पर उसको डेवलप ना कर पाना। स्कूल का फोकस किसके ऊपर रहता है? नंबर्स के ऊपर, ग्रेड के ऊपर, जैसा आधा कोई फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर होगा। लेकिन जब आप लोग तीनों डोमेन की बात करते हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, तो जब कोग्निटिव और अफेक्टिव और साइकोमोटर आपने जोड़ दिए, अफेक्टिव डोमेन भी जोड़ना है जो उनके इमोशन से जुड़ा होता है। ठीक है, ये बात समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर एक आपकी व्यवहारवादियों की एक आपकी थ्योरी से संबंधित आपका क्वेश्चन आ गया। स्क्रीन पर क्या कहता है? यह कहता है कि किसी स्कूल में अगर भोजन अवकाश की घंटी रोज 12 बजे बजती है। अच्छा, जो आपका लंच होता था भाई, लंच कितने बजे होता था? 12 बजे, सभी का 12 बजे होता होगा। ठीक है, लेकिन कुछ अलग अलग स्टेट के अंदर ये टाइमिंग बदलती रहती है। आपका कितने बजे होता था स्कूल के अंदर जो लंच होता था? मेरा 12 बजे ही होता था। ठीक है, यदि किसी दिन आपकी दोपहर के 12 बजे घंटी नहीं बजी, लेकिन फिर भी बच्चे भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले जाते थे, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक 12 बजे घंटी बजती थी। और अगर मान लो 12 बजे खाने की घंटी नहीं, छुट्टी वाली घंटी भी जो बजती थी ना, तो हमें ये पता तो होता था अब छुट्टी होने वाली है। जैसे हम देखते थे जो घड़ी रहती थी, टीचर से पूछते थे कि टाइम हो गया अब तो छुट्टी होगी, अपने आप ही बैग पैक करने लग जाते थे। मजाले उस टाइम मैडम की भी नहीं सुनते थे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवहार उस प्रकार से आदी हो गया कि जो स्टिमुलस हमको दिया जा रहा था, जो उद्दीपक हमको दिया जा रहा था, स्टिमुलस यानी कि जो हमको उद्दीपक दिया जा रहा था, उसके हम इतने आदी हो गए थे कि उसके ना होने के बावजूद भी हम अपना रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया, अनुक्रिया यहां पर कर रहे थे। देख लो हमारे सामने स्टिमुलस नहीं है, कोई भी स्टिमुलस नहीं है यहाँ पर। 12 बजे घंटे बजती थी, लेकिन एक दिन घंटी नहीं बजी, स्टिमुलस नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमने क्या काम करा? फिर भी बच्चे बाहर उठकर चले गए भोजन के लिए, फिर भी हम बिना घंटी बजे स्कूल से छुट्टी कर देते थे कि भाई टाइम कंप्लीट हो गया। तो हमारे व्यवहार को इस प्रकार बिना स्टिमुलस के भी जो रिस्पॉन्स करने की प्रक्रिया यहाँ पर बताई, जो जिस सिद्धांत की बात हो रही है वो आपके क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो आपके इयान पावलोव ने दिया था। ठीक है, इयान आपके पावलोव ने जो आपका सिद्धांत दिया था, जो इन्होंने कुत्ते के ऊपर ये वाला एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, बार बार घंटी बजाते थे, बार बार घंटी बजाते थे, कुत्ता आ जाता था। क्यों? क्योंकि उसको खाना मिलता था और खाना उसके लिए स्टिमुलस का काम करता था। एक दिन उन्होंने घंटी नहीं बजाई, फिर भी कुत्ता आ गया कि खाना मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हो जाएगी। ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बीएफ स्किनर से जुड़ी है जी नहीं। इनसाइड थ्योरी क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड में मैंने बताई थी, कोलन ने दी थी, वो भी आपका नहीं होगा। सिर्फ आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर जा रहे हो। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि समावेशित शिक्षा यानी कि जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, तो इस प्रकार की जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, देखो यहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे हैं। ये आपका दिव्यांग बच्चा है, ये आपका अमीर घर का बच्चा है, ये गरीब घर का बच्चा है, ये सामाजिक तौर पर पिछड़ा बच्चा है, सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ा बच्चा है, सभी बच्चे एक साथ यहाँ पर है और सभी को क्या दी जा रही है? एक तरीके से समावेशी शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। तो ये पूछा है कि इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या होता है? क्या विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा है? जी नहीं, सभी के लिए शिक्षा है भाई। क्या सामान्य विद्यालयों में केवल दृष्टिबाधित बच्चों को सम्मिलित करना है? जी नहीं, सभी को सम्मिलित करना है, चाहे किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर हो। ठीक है, अगला, सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं। जी हाँ, यही इसकी बात करता है कि जहां पर सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं बिना किसी भेदभाव के, ये आपकी समावेशी शिक्षा की बात करता है। दिव्यांगजनों को समेकित विद्यालयों में सम्मिलित करना चाहिए? जी नहीं, ये नहीं करना चाहिए, इनको समावेशी शिक्षा में ही यहाँ पर इंक्लूड करके सभी के साथ एक साथ शिक्षा ग्रहण करवानी चाहिए। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल ठीक आप लोग आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है भाई? बताओ क्या होती है अधिगम? जो आप लोग कर रहे हो अभी अधिगम ही तो कर रहे हो, तो नवीन ज्ञान का अर्जन कर रहे हो, आप नई नॉलेज को एक्वायर यहां पर कर रहे हो। जो चीज आपको पहले से आती है ठीक है, बट आप नई नई चीजें भी तो सीख रहे हो, और आदमी जिंदगी भर लर्निंग करता रहता है।
मैंने बताया ना, जो लर्निंग होती है सामाजिक प्रक्रिया होती है, बच्चा समाज से, व्यक्ति समाज से इंटरेक्ट करके लर्निंग करता है, और कब तक करता है? मृत्यु तक। जीवन भर लर्निंग चलती है, और आपको भी एक अच्छा लर्नर बनना है, जिंदगी भर कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है। देखो मैंने इस वाली बात को बार बार बताया हुआ है, मैंने जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स होती है जो आपके देश भर के अंदर, ज्यादातर जितनी ऑथेंटिक बुक्स होती है वो सब पढ़ी हुई है मैंने। उसी के आधार पर मैं आपको चीजें बताता हूँ, उसी के आधार पर मैं आपको कंटेंट की जितनी भी चीजें बताता हूँ, ताकि एग्जामिनर अगर गलत क्वेश्चन पूछ ले तो आप उनको उसको चैलेंज कर सको कि ये वाली बुक का रेफरेंस देकर आप उसको ठीक कर लो। उसके साथ मैंने कुछ फेमस जो आपके साइकोलॉजिस्ट है उनकी बुक्स पढ़ी है, और मैं पढ़ता भी रहता हूँ। मुझे मन करता है कि अपनी लर्निंग को, अपनी नॉलेज को ज्यादा ज्यादा और बढ़ाता जाऊं, ताकि मैं आगे आपके सामने जब उसको रिप्रेजेंट करूं आपको और भी चीजें पता चले, आप डिटेल में जाकर, गहराइयों में जाकर चीजों को पता कर सके, ना कि सरफेस लेवल की चीजों को पता करे, तो नए ज्ञान का आप अर्जन कर सके। तो ये आपकी क्या दर्शाती है? ये आपके अधिगम को दर्शाती है। आप नए नए स्किल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपसे एक स्किल की बात करी कि अपने अंदर कोई स्किल बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, लेकिन एक प्रकार की स्किल आज की डेट के अंदर आपको बढ़ानी है। बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने कौन सी आपकी स्किल कही थी कि ये आपको अपनी क्लासरूम में बढ़ानी है, बताओ जल्दी। नवीन मूल्यों का अर्जन, बिल्कुल ठीक बात है। जो वैल्यूज होती है जिनके माध्यम से हम समाज के साथ अपने रिलेशन बनाते हैं, सही गलत का हमें सही गलत के बारे में हमें यहाँ पर बताती है। तो इस प्रकार की जो वैल्यूज होती है, आपसे रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, इस प्रकार के व्यवहार होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बच्चे के अंदर विकसित करिए। आज की डेट में सबसे मेन बात ये हो रही है ना, मान लीजिए आपका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहा है, उसको नंबर के लिए बढ़िया चीजें करा देंगे, स्कूल के अंदर ग्राउंड बढ़िया होगा, फैसिलिटीज बढ़िया होगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए चीजें बढ़िया होगी, वैल्यूज के लिए कुछ नहीं कराया जाता। वैल्यूज के लिए सुबह बस एक मॉर्निंग में असेंबली होती है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, ठीक है। उसके अलावा बच्चा सीधा अपनी क्लासरूम में आता है और फिर वैल्यूज के बारे में बात नहीं होती। तो इसके ऊपर भी स्कूल में ध्यान देना चाहिए। ये आपकी लर्निंग का ही आपका प्रोसेस होता है, लर्निंग के माध्यम से सिखानी चाहिए। तीनों आपके ठीक हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा आपके यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है आपका। नीतू बालियान, रुशदा खान, संध्या कुमारी, ठीक है, श्याम नारायण, बिल्कुल ठीक आपने बताया कि इंटरपर्सनल स्किल को ज्यादा से ज्यादा हमें आज की डेट के अंदर बढ़ाना है। समझ गए आप लोग इस वाली बात को। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या करता है? मैच द फॉलोइंग है। भाई ध्यान से सुनना और एक एक करके यहां पर मैच द फॉलोइंग आपको करना है। थोड़ा सा टाइम ले लो, बट आंसर इसका यहां पर आपको गलत नहीं देना है, ठीक है। चलो भाई एक एक करके मैच द फॉलोइंग हम लोग यहां पर करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्यार और देखभाल की। बताओ आपको कौन करता है प्यार? भाई प्यार कौन करता है? मैं प्यार नहीं करता, बताओ करता हो या नहीं करता? क्या आपके घर वाले आपको प्यार नहीं करते? क्या आपको बाहर वाले दोस्त प्यार नहीं करते? क्या आपके दोस्त नहीं आपको प्यार नहीं करते? करते होंगे ना। तो ये जो आप तो जो ये आपको यहाँ पर प्यार कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर पूछा है, एक तरफ एक तो स्कूल का वातावरण है और एक आपका दूसरा यहाँ पर उदाहरण दे दिया। तो यहाँ पर अगर प्यार और देखभाल की बात करें तो शरीर नहीं, मनोवैज्ञानिक नहीं, समाज के जो एजेंसी होती है। अब भाई मान लीजिए स्कूल के वातावरण के अंदर आपका कौन आ जाएगा? आपका टीचर हो जाएगा। इसके अंदर आपके पीयर ग्रुप हो जाएंगे, यानी कि जो इसके सहकर्मी आपके साथ हो जाएंगे, जो आपके दोस्त यार लोंडे लफाड़े यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के यही तो आपको प्यार करेंगे, देखभाल करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका पहला ठीक हो गया। बात करते हैं कि दोस्तों के साथ खेलना। अब देखिए कैसी एक्टिविटी आ गई, खेलने की बात आ गई। और खेलना किससे जुड़ा है? आपके फिजिकल से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर शारीरिक क्रिया आ गई खेलने की, तो दूसरा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तीसरा आपकी नंबर ऑफ क्लासरूम कितनी है, ये डिपेंड करता है मनोवैज्ञानिक तौर पर। इसलिए तो आप लोगों को चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, इसलिए तो चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पढ़ाई जाती है कि स्कूल में जाने से पहले बच्चे के बारे में आपको संपूर्ण रूप से जानकारी हो, अपने टीचिंग मेथड्स के बारे में आपको जानकारी हो, अपने बारे में जानकारी हो, तो ये हो जाएगा। और बात करते हैं रीति रिवाज और परंपरा की, यहाँ पर बात करते हैं जो रिचुअल्स होते हैं वो हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर से जुड़े होते हैं। सिंपल सी बात है, मैच द फॉलोइंग आपका हो गया। भाई बता दो भाई नीचे से कौन सा आंसर है, कमेंट बॉक्स में उसका जल्दी से आंसर बता दो, क्या आंसर यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। किसके साथ जा रहे हो? सी के साथ जा रहे हो। तो सी के साथ पहले का सेकंड था, पहले का सेकंड था, नहीं यार पहले का सेकंड कहा था। आप लोग जा रहे हो कि पहले, अच्छा ये वाला पहले का सेकंड था, हमारा कहा है पहले का सेकंड है, ठीक है। दूसरे का तीसरा था, दूसरे का तीसरा था, ठीक है। तीसरे का पहला था, तीसरे का पहला था, और हमारा चौथे का चौथे का चौथा था। बिल्कुल ठीक, क्या बात है भाई। बागड़ बिल्लो ने बिल्कुल ठीक आंसर मारा है, एक का भी गलत नहीं दिख रहा है, जो एक का गलत दिख रहा हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विबग्योर किसका एग्जाम्पल है? अब देखो विबग्योर, जब मैं छोटा था, ठीक है, जब मैं छोटा छोटा बच्चा होता था, आई थिंक मेरी 6 या 7th क्लास की बात है, तो मेरी 6 या 7th क्लास के अंदर जो रेनबो होता है ना, जो इंद्रधनुष आपने देखा है,
ठीक है, इंद्रधनुष जो आसमान में आपने देखा है तो 7 रंगों का होता है इंद्रधनुष। कितना? जो इंद्रधनुष होता है वो 7 रंगों का होता है। तो उस टाइम पर फुल फॉर्म थी जो मुझे स्कूल के अंदर मतलब याद करनी थी, तो मैंने वो रटी ली थी, क्योंकि स्कूल में पहले भी और आज की डेट के अंदर रोट लर्निंग ज्यादा कराई जाती है। तो इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक थी जो हमारी मैडम ने हमको बताई थी, और वो शॉर्ट ट्रिक उस मैडम की आज भी मुझे याद है। तो देखो, मेरे अनकॉन्शियस माइंड में पता होने के बावजूद मुझे आज याद है। इंद्रधनुष के 7 रंगों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक थी विब ग्योर। विब का मतलब, वी का मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये इंद्रधनुष के 7 रंग है जिसके माध्यम से हम इन 7 रंगों को पता कर सकते हैं इंद्रधनुष में कौन से 7 रंग होते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? ये एग्जाम्पल होता है आपका निमोनिक का। किसका एग्जाम्पल होता है? निमोनिक का। निमोनिक मतलब ये याद करने का एक आपकी तरीका होता है, टेक्निक होती है। क्या होती है? याद करने की आपकी एक टेक्निक होती है। अब देखो, मैं निमोनिक के बारे में आपको बताऊं, देखो इससे जुड़ी आपको कुछ जानकारी देता हूं। जो आपकी NIOS की जो बुक्स होती है, इतनी सारी किताबें होती है, ठीक है, देखकर, अरे मैंने छोटा बता दिया, इतनी सारी होती है, ठीक है, आपको देखकर डर लग जाएगा। अब उसके अंदर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एग्जैक्टली विब ग्योर का दिया हुआ है। तो एग्जामिनर ने क्या काम करा, जब ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार सीटेट के अंदर, मैं सीटेट का एग्जांपल दे रहा हूं, पहली बार जब सीटेट का पेपर ऑनलाइन हुआ था तब वहां पर जाकर एग्जामिनर ने सेम एज इट इज क्वेश्चन उठाकर दे दिया। जो आप लोग कभी ये सोचते होंगे कि मेरा जो एग्जाम में जो क्वेश्चन लड़ते हैं हर किसी एग्जाम के अंदर, वो क्यों लड़ जाते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, उनके लड़ने का रीजन ये होता है, पहले मैं होमवर्क करता हूं। क्या अगर मेरे सामने यूपी टेट है, सुपर टेट है, तो इसका नेचर ये होता है एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, सी टेट है तो यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, इस प्रकार के पूछ रहा है। तो पहले मैं अपने होमवर्क करता हूं और एक बार मुझे पता लग जाए कि यार यहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो फिर वो पकड़ लेता हूं मैं उस चीज को। तो इसलिए आप लोग देखते होंगे अगर एग्जाम में मेरे क्वेश्चन टकराते हैं ज्यादातर मात्रा में, उसका रीजन यही होता है क्योंकि पहले मैं खुद होमवर्क करता हूं बढ़िया वाला, एक बार पता लग जाए ये भाई साहब कहां से पेपर दे रहे हैं ज्यादातर, फिर बच्चों को दिक्कत नहीं होती। तो जो निमोनिक्स होता है, निमोनिक्स होता है याद करने का तरीका। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा महीना चल रहा है, अभी सितंबर चल रहा है, मैं बताऊं सितंबर 30 दिन का है या 31 दिन का है? अगर मैं आपसे पूछूं जो जून होता है वो 30 दिन का होता है या 31 दिन का होता है, बताओ। तो देखो, मैंने यहां पर आपको निमोनिक्स का एग्जांपल देता हूं। मैंने इनको कैसे याद किया हुआ है, ऊपर वाली गांठ जनवरी, नीचे वाला गैप फरवरी, ऊपर वाली गांठ मार्च, नीचे वाला अप्रैल, फिर मई, फिर जून। तो जून आपका 30 का हो गया, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर सितंबर 30। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो गांठों के ऊपर हम लोग यहाँ पर, आप लोगों में से कितनों ने याद किया है गांठों के ऊपर जो महीनों के जो दिन होते हैं, तो ये जो गांठों पर दिनों के मैंने याद करे, ये भी तो निमोनिक्स हो गया ना, याद करने का तरीका। अब देखिए यहां पर बनाते हैं परसेप्शन बनाते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी कंटेंट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में परसेप्शन बना लेते हो, यार ये आदमी तो बहुत बेकार होगा, यार ये आदमी तो बहुत घमंडी होगा, यार ये आदमी तो बहुत शाई नेचर का है, ठीक है। तो आप और हम लोग किसी के बारे में भी परसेप्शन बना लेते हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये परसेप्शन इसके अंदर नहीं होगा, चिंतन यहाँ पर नहीं हो रहा है, या तो चीजों को सिर्फ सीधा याद किया जा रहा है, ठीक है, ना ही रीजनिंग होगा। तो आंसर इसमें आपका पहला निमोनिक्स आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। समझ गया आप लोग इसके बारे में? ठीक है जी सर जी, हमने भी ऐसे किया है, सभी ने ऐसे किया है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता, यहां पर बात हो रही है आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी की। देखिए जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है ये फिजिकल डिसेबिलिटी से जुड़ी हुई है, जो आपके RPWD एक्ट 2016 के अंदर आपकी दी हुई है। कौन सा? RPWD एक्ट 2016 के अंदर दी हुई है। 21 प्रकार की डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगताएं दी हुई है, उसमें से एक दिव्यांगता आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, यानी जो आपकी शरीर से जुड़ी दिव्यांगता होती है, जिसमें बच्चा सही से शारीरिक क्रिया ऐसे प्रकार से नहीं कर पाता, जॉइंट्स में बच्चे के प्रॉब्लम आ जाती है, इस प्रकार की होती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। जैसे बच्चा है व्हील चेयर का यूज कर रहा है तो इसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। व्हील चेयर जो होती है एक अच्छा टूल होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए, ताकि वो अपनी जो एक्टिविटी है उसको सही प्रकार से कर पाए। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से जूझते विद्यार्थियों के लिए कौन सी सहायक तकनीक का एग्जाम्पल है? एक तो यही हो गई भाई, अगर किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो इसका यहाँ पर यूज कर सकता है। तो व्हील चेयर, पहिया कुर्सी, भाई ये तो मतलब ऑप्शन में ही है, मतलब ये तो आंसर ही पहला पिक्चर से आंसर ठीक हो जाएगा। बड़ी मुद्रण वाली किताबें जो प्रिंट बुक्स होते हैं, जो देखिए जो प्रिंट बुक्स होती है ना, वो आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए नहीं है, ये फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी है भाई आपका, ठीक है। शब्द भविष्यवाणी वाला आपका सॉफ्टवेयर लोकोमोटर से नहीं है। टेक्टाइल मटेरियल्स यानी कि जो स्पर्श सामग्री होती है, जैसे आपने ब्रेल लिपि पढ़ी होगी, तो ब्रेल लिपि पर आधारित आपकी ब्रेल बुक्स आती है। क्या आती है? ब्रेल बुक्स आती है। और ब्रेल बुक्स पर क्या होते हैं? ऐसे डोटेड रहते हैं, ठीक है, जो आपके लुइस
ब्रेल ने ब्रेल लिपि आविष्कार करी थी, अरे मैंने क्या बना दिया, ठीक है। ये आपके जैसे पहले उन्होंने 6 पॉइंट्स पर आधारित करी थी, कैसे करी थी, 6 पॉइंट्स पर आधारित करी थी। तो बच्चे इन डॉट को यहाँ पर टच करता है और इनके माध्यम से चीजों को सीखता है। लेकिन ये विजुअल बच्चों के लिए, जो बच्चे दृष्टिबाधित है ना, उनके लिए ये आपकी चीज है जो टेक्टाइल सामग्री होती है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए पहला आंसर यहां पर आपका ठीक हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा क्वेश्चन अगला, ध्यान से देखना क्या अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, गलती मत करना कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको नेगेटिव ढूंढना है, ठीक है। विद्यार्थियों में संवेगों यानी कि जो उनके इमोशंस होते हैं उनके डेवलपमेंट एवं सौंदर्य बोध यानी कि जो समझ पर आधारित चीज है वो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, हेतु गतिविधियां। उसके बाद यहां पर दे दिया कि सृजनात्मक नाटक एवं नृत्य, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अगर आप लोग एनसीएफ 2005 आप लोगों ने पढ़ा होगा, पूरा भी ना पढ़ा हो, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ लिया होगा, तो एनसीएफ ने इस वाली बात को कहा था कि बच्चों में सौंदर्यात्मकता यानी सौंदर्य बोध को ज्यादा विकसित करो। सपोज आप बच्चों को कहीं घुमाने लेकर जा रहे हो, फील्ड ट्रिप पर ले जा रहे हो या किसी ट्रिप पर लेकर जा रहे हो, और लाल किला लेकर चले गए, कुतुब मीनार लेकर चले गए, ठीक है। तो वहां जाकर बच्चों को सिर्फ ये मत दिखाओ कितना खूबसूरत है, देखो कितनी बढ़िया बिल्डिंग है, उसके बारे में चीजें समझाओ, किस प्रकार से डेवलप हुआ है, क्यों डेवलप हुआ है, और कितनी लोगों का इसके अंदर योगदान है। मतलब सौंदर्य बोध कराओ, उसको समझ उसकी विकसित कराओ, जिसके बारे में एनसीएफ ने इसको कहा है। अगर कोई यहाँ पर सृजनात्मक नाटक कर रहा है, डांस यहाँ पर कर रहा है, तो इमोशन के डेवलपमेंट हेतु उसको सौंदर्य बोध हेतु गतिविधियां कराओ, आप इसके अंदर करा सकते हो इस प्रकार की एक्टिविटीज, ठीक है। आगे बात करता है कि व्यक्तिक एवं सामाजिक कौशल, कौन से कौशल की बात हो रही है, एक तो पर्सनल और एक आपके सोशल स्किल्स। इन सोशल स्किल्स के माध्यम से तो हम समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनके विकास हेतु गतिविधियां जैसे क्या हो जाएगी, आपका सामूहिक खेल हो जाएगी, गायन में प्रतिभागिता हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम आपस में सामूहिक खेल खेल रहे हैं, सपोज हम आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो भाई हमारी सोशल स्किल इसके अंदर शामिल हो रही है। बिना सोशल स्किल के अंदर हम कर ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए हमने बॉल आई, हमने यहाँ पर बैट से शॉट यहाँ पर मार दिया, वो कह रहा है भाग भाग भाग, हम कह रहे नहीं नहीं मैं नहीं भागूंगा जा। पहले हम करते थे ना ऐसे कि ताकि अपनी बैटिंग ना चली जाए, तो मैंने मान लीजिए शॉट मारा, दूसरा कह रहा भाग भाग भाग, मैंने कहा नहीं, ठीक है। तो सोशल स्किल भी बहुत जरूरी है, दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाना यहाँ पर जरूरी है। इसके लिए इस प्रकार की एक्टिविटीज आप कर सकते हो, सामूहिक खेल और गायन में प्रतिभागिता, ठीक है। अगला स्थूल गत्यात्मक कौशल, देखिए दो प्रकार के आपकी यहाँ पर मोटर स्किल्स है। कौन कौन सी दो प्रकार की यहाँ पर आपकी मोटर स्किल्स है, दूसरी भी दे रखी है भाई आपकी, यस दूसरी भी दे रखी है। देखिए दो प्रकार की मोटर स्किल्स है। ये मोटर स्किल्स, मोटर का सिंपल सा मतलब है कि जब आपके घर के अंदर मोटर चलती है तो आप लोग क्या जाते हो उसको बंद करने या चलाने, ये इसका मतलब नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि मोटर का मतलब होता है हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ी हमारी स्किल्स होती है, जिनके माध्यम से हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। अगर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी अपनी मांसपेशियों मसल्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपकी ग्रोस मोटर स्किल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी ग्रोस मोटर स्किल हो जाएगी। अगर हम अपनी शारीरिक क्रियाएं अपने मसल्स का कम यूज कर रहे हैं, तो अगर कम यूज कर रहे हैं तो हमारी फाइन मोटर स्किल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी फाइन मोटर स्किल हो जाएगी। अब देखिए इसने क्या दिया है, ग्रोस मोटर स्किल में क्या दिया है उसने, इसने कहा कि चलना, बिल्कुल ठीक बात है, अपने मसल्स का ज्यादा यूज करते हैं हम, एक्सरसाइज यानी कि कसरत करते हैं, यानी कि ज्यादा मसल्स का यूज करते हैं, ग्रोस मोटर स्किल है, ये भी आपका ठीक हो जाएगी। फाइन मोटर स्किल में इसने दिया बागवानी, गार्डनिंग करते हैं, भाई हमारे यहाँ पर ग्रोस मोटर स्किल का यूज होगा, बागवानी करेंगे, घास डालेंगे, ठीक है, उसके अंदर पौधों को इधर से उधर ले जाके यहाँ पर रखेंगे। अगर हम पकड़ेंगे, अगर हम भागेंगे, तो इनमें हमारे मसल्स का ज्यादा यूज होता है। क्या होता है, ज्यादा यूज होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। इस भाई साहब ने हमसे पूछा था कौन सा नेगेटिव है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव यानी कि फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल का ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ था, ठीक है, समझ गए। ज्यादातर लोगों का इसके अंदर आपका ठीक आंसर यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। सर प्लीज केवीएस का बैच चलाइए, सोनाली थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद आपका आ जाएगा, ठीक है। आराम से तसल्ली से तैयारी करना। कैसे चैट कैसे कर, सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऑन ऑफ प्रोक्सिमल, अच्छा ओनली जोन क्या है आपके सामने कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने बताया, लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में इस वाले कंसेप्ट को बताया, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि जो संभावित विकास होता है और जो उसका वास्तविक विकास होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है। कि सपोज आप लोग नंबर तो हमारी जो डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है 25 में ला तो रहे हो आप लोग यहाँ पर
कितने नंबर ला रहे हो? 15 नंबर ला रहे हो। तो ये आपका वास्तविक विकास है, और लाना कितना चाह रहे हो? 24 लाना चाह रहे हो। ये आपका संभावित विकास है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये आपका जेडपीडी यानी कि जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है। आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। पहले इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, उसके बाद कोलबर्ग ने काम करा था, ठीक है। और बुरुनर ने क्या दिया था? स्कैफोल्डिंग किसने दी थी? जेरोम बुरुनर ने दी थी या आपके लेव वाइगोस्की ने दी थी? कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है भाई, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि कक्षा कक्ष में यानी कि क्लासरूम में स्वस्थ वातावरण के सर्जन हेतु यानी कि स्वस्थ क्लासरूम का एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए भाई आपका एक शिक्षक को ये कौशल एवं गुण विकसित करने चाहिए। बताओ, ये कौशल और एक गुण, आप यहाँ पर भावी टीचर हो तो आपके अंदर ये कौशल और गुण यहाँ पर होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? वो संवेदनशील एवं देखभाल वाला होना चाहिए। अभी यहाँ पर मैं क्लास ले रहा था, एक बच्चा कह रहा था कि सर सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, प्रदर्शन के अंदर, और आप क्लास ले रहे हो, ठीक है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मान लीजिए मैं आपके 100 में से 99 में काम कर रहा हूँ, 95 में काम कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं मतलब आपको ऐसे लगूंगा कि मैं ये भगवान का रूप है। और अगर मैंने आपके 5 काम नहीं करे, आपको लगे ये राक्षस है यार, ये तो अपने फायदे के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो व्यक्ति 95 कामों को नहीं देखेगा कि उसने 95 काम करे, इतना संघर्ष करा तुम्हारे लिए, इतने सब चीज के, वो 5 काम देख लेगा जो वो नहीं कर पाया। उसके पर्सनल रीजन हो सकते हैं, मजबूरियां हो सकती है, कुछ भी चीजें हो सकती है। बट आज की डेट के अंदर आदमी क्या देखता है कि मेरे पूरे 100 में से 100 काम कर रहा है अगर कोई व्यक्ति, तो वो ठीक है, अदरवाइज वो बेकार है, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक टीचर के अंदर हमेशा सेंसिटिव जो गुण होता है, संवेदनशील गुण होता है, वो हर किसी के अंदर पाया जाता है अगर वो अच्छा टीचर है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि कोई धरना प्रदर्शन होता है, मैं कभी नहीं गया, मैंने कभी सपोर्ट नहीं कराया, मैंने इस चीज में आगे चढ़ के भाग नहीं लिया। एक होने की तरीके की प्रक्रिया है। पता है जब मैं बिहार के अंदर गया था, मेरे अंदर कितना ऊपर कितना प्रेशर डाला था। ऐसे ऐसे कॉल आए थे ना, ठीक है, कोई भी उस टाइम पर डर जाता। मैंने इनफैक्ट जो टीचर्स भी थे उनके साथ भी शेयर नहीं करी। मैंने कहा नहीं यार, ये चीज शेयर करने की नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा ये आते एक बात कह देगी इनके ऊपर मतलब दिक्कत आ जाएगी, बच्चों के ऊपर कंप्लेंट मतलब ये आ जाएगी एफआईआर वगैरह की। तो अगर हम सेंसिटिव नहीं होंगे टीचर, तो हमारे टीचर होने का फिर फायदा ही नहीं है भाई आपका, ठीक है। और अगर हम आपकी केयर नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है टीचर होने का। तो टीचर के अंदर सेंसिटिव होने का और देखभाल होने का एक गुण सबसे पहला होना चाहिए। और आप तो टीचर बनोगे, छोटे बच्चे आपके सामने यहाँ पर आएंगे, फिर कैसे यहाँ पर बात बनेगी, ठीक है। विश्वसनीय होना चाहिए। इसलिए आप लोग देखते हो कि मैंने नेसेसरी उल्टी सीधी खबर कोई नहीं बनाता। अभी आपने टेट सी टेट का मैटर देख लिया, उसके ऊपर परेशान हो कि सर इतनी वीडियो बननी है, आप भी कुछ बताइए। अरे भाई, जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ नहीं आता, मैं क्यों अननेसेसरी खबर आपको दूं और इतने दिनों तक परेशान रखूं? क्यों? क्योंकि ताकि मुझे कुछ व्यूज यहाँ पर मिल जाए। मैं वाला काम नहीं करूंगा। तो मुझे अपनी विश्वसनीयता जो आज तक मेरी बनी हुई है, भगवान, मैं चाहता हूं वो कभी भी ना खत्म हो। कोई बाई चांस अपने आप कुछ डिफॉल्ट हुआ, वो अलग बात होगी, मेरी तरफ से कभी नहीं हो पाएगी। तो ये विश्वसनीयता हमेशा एक टीचर के अंदर उसके बच्चों को होनी चाहिए। स्वयं और अन्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, बिल्कुल ठीक बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा होनी चाहिए। जब मैं आपको लर्निंग के बारे में बताता हूं तो मैं कहता हूं कि जो एटीट्यूड होता है वो लर्निंग को प्रभावित करता है, बट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपकी लर्निंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर आपके टीचर के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, यस तुम इस काम को कर सकते हो, अरे तुमसे होगा, अरे तुमसे एग्जाम पास नहीं होगा तो और क्या हमसे होगा अब, ठीक है। तो इस प्रकार का पॉजिटिव एटीट्यूड दोनों के अंदर होनी चाहिए, खुद के प्रति भी और अपने बच्चों के प्रति भी। तो तीनों आंसर यहाँ पर आपके ठीक हो जाएंगे। आंसर नंबर फर्स्ट के साथ आप लोग यहाँ पर चले जाओगे, ठीक है। समझ गए आप लोग इस वाली बात को, और समझे होंगे, अंडरस्टैंड करी होगी आपने चीजों को, ठीक है, जो मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या इस वाली बात को यहाँ पर करता है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग वाइगोस्की नहीं सरिता, वाइगोस्की ने इसको फेमस करा था स्कैफोल्डिंग को। इसको सबसे पहले प्रतिपादित किसने करा था, वो मेरा क्वेश्चन आपसे था। स्कैफोल्डिंग ने इसको बड़ा फेमस करा था, मतलब, ठीक है। पहले प्रतिपादित के बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया कि मस्तिष्क का, यानी कि जो आपका माइंड है, मैं बना देता हूं, ठीक है, बड़ा आपका दिमाग बन गया। तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार की जो संज्ञानात्मक यानी कि जो कॉग्निटिव दिमाग से संबंधित, स्विंगात्मक यानी कि इमोशनल, और जो प्रेरक यहाँ पर क्रियाकलाप यहाँ पर होते हैं, जो मोटर एक्टिविटीज होते हैं, उनको संपादित करता है। देखो तीनों डोमेन हो गए आपके, एक तो कॉग्निटिव आपका हो गया, एक दूसरा अफेक्टिव यानी कि इमोशनल हो गया, और एक आपका मोटर यानी कि आपका साइकोमोटर डोमेन हो गया। तो हमारे तीनों जो डोमेन होते हैं, वो तीनों डोमेन को यहाँ पर कौन कंट्रोल करता है? जैसे हम लोग यहाँ पर तर्क वितर्क करते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है इसके 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? हमारे दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, 1, 2
और 3, 1 2 और 3। जो ये अगले वाला हिस्सा होता है ये होता है आपका अग्र मस्तिष्क, यहाँ पर होता है। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये होता है मध्य मस्तिष्क होता है, और जो पिछले वाला होता है ये होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो हमारे 3 होते हैं, एक तो आगे वाला, एक ये बीच वाला, एक ये पीछे वाला। ठीक है, समझ गए आप लोग इसके बारे में। लेकिन जो हमारे अगले वाला जो आपका मस्तिष्क होता है, अगले वाला जो हमारे माइंड होता है, ये वाला मैंने छोटा सा बना दिया यार, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग जितनी भी संज्ञानात्मक क्रिया होती है, तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, समस्या समाधान करते हैं, ठीक है, रीजनिंग यहाँ पर करते हैं, वो सब इसके माध्यम से करते हैं। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सब इसके माध्यम से यहाँ पर करते हैं। तो पहला यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो बीच वाला है यहाँ पर है, तो बीच वाला क्या काम करता है, बीच वाला जो होता है हमारे जो सेंसस होते हैं, सेंसस कौन से होते हैं, हमारी जो इंद्रियां होती है, हमारी आंख हो गई, नाक हो गई, कान हो गया, हमारी जीभ हो गई, हमारी टंग होगी, इनके माध्यम से इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझिए। हमने मान लीजिए किसी को भी ये देखा, XYZ, मान लीजिए आपके सामने कोई सुंदर सा लड़का, सुंदर सी लड़की है, आपने उसको देखा, तो आपकी आंखें सिर्फ क्या काम करते हैं, आपकी आंखें ज्ञानेंद्रिय है, मतलब ये क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। वो सिर्फ देखेंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि ये कौन है। क्या पता वो आपका बहन या भाई हो सकती है, क्या पता वो आपके घर का और कोई मेंबर हो सकते हैं, क्या पता आपका चाहने वाला हो सकता है, लेकिन आंखों को नहीं पता। आंखें क्या काम करती है, इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के पास पहुंचाती है, और बीच वाले माइंड के पास ये वाली इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, एक कंट्रोल बनाने का काम करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। जो आप लोगों ने देखे होंगे, जो पियक्कड़ होते हैं जब वो ड्रिंक करते हैं, ठीक है, कोई करता तो नहीं आप में से, तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो बैलेंस नहीं बनता। बट मस्तिष्क का फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया है। तो हमारे जो सेंसस होते हैं ना, ये इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के पास पहुंचाते हैं। सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मुझे यहाँ पर किसी से टच हुआ, जैसे छोटा बच्चा होता है तो टैक्टाइल की बड़ी समस्या उसके अंदर होती है, स्पर्श वाली समस्या होती है। तो जैसा कोई अजनबी उसके सामने उसको टच करता है, तो अजनबी दुश्चिंता आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, उसको पता लग जाता है कि मेरी मदर ने टच किया या किसी अनजान ने टच करा। तो टच करते ही पता लग जाता है मेरी मम्मी ने, कोई अनजान व्यक्ति है, और रोना शुरू कर देता है छोटा बच्चा। ठीक है, तो ये जो छोटा बच्चा होता है ना, लगभग 2 साल का, वो अपनी इन्हीं ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से चीजों को सीखता है। उसके पास और ऐसी कोई तर्क करने की क्षमता अभी तक नहीं है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोटापा है किंतु भोजन करना चाहता है। वाह भाई वाह, और क्या भूखे मरेगा। ठीक है भाई, मोटा है तो क्या हुआ, भोजन नहीं करेगा वो यहाँ पर। तो ये पूछा है किस प्रकार के द्वंद का एग्जाम्पल है, किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि द्वंद का मतलब होता है जब आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाए। ठीक है, जब आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाए, 2 आपके सामने शक्ति आ जाए, आप में से उनको एक सेलेक्ट करना होता है। तो ये जब 2 ऑप्शन के अंदर, 2 डिलेमा के अंदर व्यक्ति फंसता है कि यार मैं कौन सा को सेलेक्ट करूं, यार प्राइवेट टीचर को ज्वाइन करूं या प्राइवेट के साथ में कोई प्राइवेट जॉब इतने कर लूं, इतने सरकारी नहीं निकलती। ठीक है, अपने घर वालों की पसंद से शादी करूं या अपनी मन पसंद जो मैंने पसंद करी उससे यहाँ पर शादी करूं। तो इस प्रकार से द्वंद बन जाता है, और आपके और हमारे माइंड के अंदर डेली ऐसे द्वंद बनते हैं। तो जो द्वंद होता है 3 प्रकार का द्वंद होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट। एक होता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ये होता है पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या होते हैं, लेकिन एक बार में समझ में आ जाएगा। एक होता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट। एक होता है अप्रोच क्या होती है मैंने बताया, प्लस अवॉइडेंस क्या होती है, नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब देखो हमारे सामने कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने बताया अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी जब हमारे सामने 2 ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, जो ऐसे द्वंद आ जाए जिसमें हमारा ही फायदा हो। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, अपनी पेड क्लास में एग्जाम्पल दिया था। पहला ऑप्शन आपके सामने आ गया, आपके घर वालों ने कहा चलो भाई दुबई घूमने चल रहे हैं, पैसे वैसे खूब है हमारे पास, चलो दुबई क्या काम करते हैं, घूमने चलते हैं, आओ दुबई घूमने चलते हैं। आपने कहा अरे वाह, मन में लड्डू फूटा। एक ऐड देखा था ना, मन में लड्डू फूटा, दुबई जाने को मिला है, वाह। अरे आज तक तो हमें कोई खेतों में नहीं लेके गया अपने ऐसे घुमाने के लिए, हमारे घर वाले हमें दुबई लेके जा रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल चलेंगे। दूसरी तरफ से मान लीजिए आपकी कोई दोस्त है, पक्की दोस्त है, उसने कहा कि आज आप घर आ सकते हो, आज हम मिल सकते हैं, ठीक है, या बाहर घूमने चल सकते हैं। बताओ भाई क्या काम करोगे। उसी दिन आपके घर वाले आपको दुबई लेकर जा रहे हैं, उसी दिन आपके जो जानने वाली है उसने आपको घूमने के लिए बुलाया कि आज पूरे दिन बाहर घूमेंगे, मेरे मम्मी पापा भी कहीं गए और हम दोनों दिन बाहर घूमेंगे। अब आप दोनों में से क्या सेलेक्ट करोगे, कि आप अपने घर वालों के साथ दुबई जाना चाहते हो या अपनी इसके साथ पूरे दिन भर में घूमना चाहते हो। अब आपके सामने कैसा कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ये अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट आ गया, दोनों पॉजिटिव है, दोनों हाथ में लड्डू आ गया। उसी एड में क्या कहता है, एक और लड्डू फूटा, तो अब आपके हाथ में दोनों लड्डू है। अब बताओ किसी एक को खाओगे। अब आपका दिमाग खराब, यार इसे भी आज ही फ्री होना था, यार मेरे घर वालों को भी आज ही जाना था। तो ये होता है आपका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब हमारे दोनों हाथों में यहाँ पर लड्डू आ जाए।
समझ गए? अच्छा, किसके साथ जाओगे? दुबई जाओगे? दूसरा ऑप्शन बताना जरा कमेंट बॉक्स में। पेड क्लास वालों ने अलग आंसर बताया था, ठीक है, आप बताना किसको बताओगे। एक होता है अवॉइडेंस, अवॉइडेंस, इसमें दोनों में नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब क्या हुआ, आपके घर वाले मान लीजिए आपको छोड़कर दुबई चले गए और वहां बदमाशों ने उन्हें किडनैप कर लिया, और बदमाशों ने किडनैप करके करा तुम्हारे मम्मी पापा को हमने किडनैप कर लिया, जल्दी से इतने पैसे लेकर आ जाओ वरना तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। अब आपको टेंशन होगी, तुरंत थोड़ी देर में एक और फोन कॉल आती है, आपकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, बॉयफ्रेंड का कॉल आता है कि आज मेरे घर वाले मेरी शादी पक्की करा रहे हैं, अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी या मार दूंगी। अब क्या हो गया यार, इसे भी आज ही मरना था। तो अब आपके सामने दोनों नेगेटिव आपके कॉन्फ्लिक्ट आ गए। आपको घर वालों को पहले बचाना है या अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को बचाओगे? बताओ भाई, आप किसको बचाओगे दोनों से पहले? क्या अपने घर वालों को बचाओगे जो बदमाशों ने पकड़ लिया, या इसको बचाओगे? तो कैसी कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने आएगी? दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ गई। अब आती है आपकी अप्रोच और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सपोज मान लीजिए एक पॉजिटिव आपके सामने ये आ जाएगी कॉन्फ्लिक्ट कि भाई मान लीजिए अगर मेरे घर वाले मुझे दुबई घुमाने ले जा रहे हैं तो भाई मैं वहां जाऊं या पहले ही जाके इसको मैं यहां पर बचाऊं। तो ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ में, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट आ गई कि घर वाले दुबई घुमाने को कह रहे हैं और ये मरने मराने की यहाँ पर बात कर रही है। अब बताओ यार मैं क्या काम करूं? तो ये तीन टाइप्स के आपके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो मैंने बताया, अप्रोच अप्रोच, अवॉइडेंस अवॉइडेंस और अप्रोच अवॉइडेंस। समझ गए? जरा कमेंट बॉक्स में बताना किसको बचाओगे, घर वालों को, घर वालों को, घर वालों को, दोनों को, घर वालों को, गर्लफ्रेंड को भगा देंगे, वाह भाई वाह। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से क्यों दुश्मनी, फिर क्यों क्यों बनाते हो उनके साथ, ठीक है? हर कोई ये कहता, पेड क्लास में लाइन लग गई, गर्लफ्रेंड को मरवा देंगे, भगवा देंगे उसको और दूसरी देख लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपके जो भी आंसर हो, कॉन्फ्लिक्ट जब आपके सामने होगा तो भाई डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है? अब यहाँ पर देखो मोटापा है, क्या ये वाली बात है? अब मोटापा है किंतु भोजन करना चाहता है, भूख भी उसको लग रही है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, तो अप्रोच और अवॉइडेंस आपके सामने आ गई। आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किसके साथ जा रहे हो आप लोग? पता नहीं किस किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, घर वाले, फैमिली, गर्लफ्रेंड। नीरज कुमार सिंह ने कहा गर्लफ्रेंड, देखो कितना बेकार है यार, गर्लफ्रेंड के लिए अपने घर वालों को मरवा रहा है, लानत है इसके ऊपर जो है, ठीक है? मैं ऐसा कह सकता हूं लेकिन मैं नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूं कि आपको सोसाइटी इस प्रकार के शब्द कहेगी, ठीक है? कि अपने घरवाली के चक्कर में, उसके चक्कर में अपने घर वालों को मरवा दिया, लानत है, थू है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर, ऐसा सोसाइटी के लोग कहेंगे। क्या नाम था इसका? पता नहीं क्या नाम था, चला गया, भाग गया, ठीक है? अगला बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, ठीक है? बन के आया कर, तू इस गांव में मेहमान बन के आया कर, एक तुझे ही तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहाँ सल्तनत बनकर आया कर, सीडीपी का किंग सचिन सर, नफीस आलम। भाई नफीस, वो बात तो ठीक है, लेकिन इतना पेड़ पर चढ़ाने की क्या जरूरत थी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये देखो। नेक्स्ट बात करता है कि कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है। अब मान लो नफीस ही बिगड़ गया, नई नई शायरी लिख रहा है, किसी के चक्कर में बिगड़ गया नफीस, जिसने मेरी तारीफ करी है, ठीक है? अब ये बिगड़ गया भाई ये बच्चा, ठीक है? अब मान लीजिए बिगड़ रहा है, तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या कर्तव्य रहेगा? अबे मैंने कहा नफीस पूरे टाइम शेर और शायरी करता रहता है, भाई कौन है तेरे दोस्त यार? कह रहे जी है रोतू रोतू से, ठीक है? इन सबके दिल टूट गए, मेरा भी बेकार काम कर दिया, मेरा भी नाश कर दे, मेरा भी पढ़ाई में मन नहीं लगता और मैं शायर बन गया। जिसका दिल टूटता है वो क्या बनता है? शायर बन जाता है। तो अब एज ए टीचर मैं क्या काम करूं? क्या मैं यहाँ पर उसके पेरेंट्स से मिलूं कि देखो आप तो अपने बच्चों का पढ़ने के लिए भेज रहे हो मेरी क्लासरूम में, ये नफीस शेर और शायरी कर रहा है यहाँ पर, ऐसी ऐसी शेर और शायरी कर रहा है, सल्तनत बन के आए हो, मोहब्बत है और पता नहीं क्या क्या गा रहा, ठीक है? क्या मुझे ये वाला काम करना चाहिए नसीम के साथ, बताओ, नफीस के साथ सॉरी, या उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे बच्चों को इग्नोर कर दो, ऐसी ऐसी वाली बात कह रहा है, ठीक है? क्या मुझे उसको इग्नोर करना चाहिए? इग्नोर तो किसी बच्चों को आप नहीं कर सकते, उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे। क्या कहेंगे कि बेटा देख नफीस, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान लगा ले, शेर और शायरी बहुत आगे होगी, जब एक नाम बन जाएगा, शोहरत मिल जाएगी, उसके बाद शेर और शायरी कर लियो। अभी शेर और शायरी करेगा गली के कुत्ते पीछे भाग जाएंगे और कोई तवज्जो तुम्हें नहीं देगा, ठीक है? तो हम उसको समझाएंगे, भरोसे में लेंगे उसको, ठीक है? उसे बुलाकर डांटेंगे, तोड़ेंगे तो नहीं, ये वाला काम नहीं करना। हमारी सोसाइटी के अंदर ज्यादातर क्या काम होता है? कोई भी बच्चा जब कुसंगति का शिकार हो जाता है, इस प्रकार के अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है, तो हमारी फैमिली के ज्यादातर जितनी भी सोसाइटी हमारे इंडिया के अंदर, जो हमारा कल्चर है, उनका एक ही समाधान है, का है भाई हमारा डंडा, का है हमारी चप्पल और दे दड़ादड़, ठीक है? उसके बाद आती है वाली चीज, तो जो विश्वास में लेकर समझाते हैं ना, हमारे यहाँ पड़ोसी रिश्तेदार समझाते हैं, घर वालों के पास सबसे खतरनाक ये वाला तरीका होता है जो कि गलत है। इस वाले तरीके से आपको करानी चाहिए, चाहे एज ए पेरेंट्स हो, चाहे एज ए टीचर हो। आंसर नंबर थर्ड आपके साथ यहाँ पर सही हो जाएगा। अब क्या होगा सर, हमारे साथ तो घर वालों भाई, ठीक है? अब क्या कहे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। मेरा भी दुख आपसे छुपा नहीं है, ठीक है? हमारे भी ऐसी गुजरा है भाई, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके ऊपर नजर डालते हैं। ठीक है, ठीक है। धोनी सर क्रिकेट आईपीएल मैच में बोला था। अच्छा भाई, मुझे जानकारी नहीं है वो अगर ऐसा बोला था। अगला है कि गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना, ये नवजात, पूरा पढ़ लो पूरा, ठीक है, पूरा, कभी एक्सपेरिमेंट करते देखो और वहीं पर पिटो। ये बात आपके नवजात शिशु के बारे में हो रही है, जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी जन्म लिया है। तो उसमें उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवत के अंतर्गत आता है। देखो बहुत सारे रिफ्लेक्स होते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन करते होते हैं जो बच्चा प्रतिवर्ती क्रिया करता है जन्म के बाद। आप लोगों ने देखा है जैसे छोटा सा बच्चा है, मान लो 2-3 महीने का बच्चा है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया कि जो बच्चा इस प्रकार के रिफ्लेक्स एक्शन करता है, जिसके बारे में पियाजे ने भी कहा था, जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में करता है। तो जैसे 2-3 महीने का बच्चा है, आप इसके गाल को ऐसे टच सा करो, जैसे आप उसके गाल को टच सा करोगे तो थोड़ा सा स्माइल सी करेगा, अपने मुंह को खोलेगा, यानी जो उसकी भूख होगी उस भूख को अपनी खत्म करने के लिए, अपनी नीड की प्राप्ति करने के लिए कुछ एक्टिविटी करेगा, तो वो मुंह को खोलेगा आपका, मतलब आपको कुछ ना कुछ इशारे देगा। अब देखो नवजात शिशु है, तो नवजात शिशु जो करता है वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है अपनी माँ का ही दूध पीता है, और उसके अलावा उसको कुछ पिलाना भी नहीं चाहिए। तो जैसे ही इस प्रकार से हाथ उसके गाल पर टच किया जाता है या उसकी गर्दन पर भी थोड़ा सा आप कर दोगे, तो तुरंत अपने मुंह को ओपन कर लेगा कि भाई मुझे दूध पीना है, तो अपनी मतलब माँ के सामने इस प्रकार का व्यवहार दिखाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका बच्चा आराम से सो जा रहा है बट वो रात को जगता है और रात में रोता है, तो समझ लो कुछ ना कुछ उसको नीड है, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम है। ये वाली बात को ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे अगर आपके रात में इस प्रकार से जग रहे हैं तो ये किस प्रकार का रेफ्लेक्स है। देखिए इसको रूटिंग कहा जाता है, ये आपका रूटिंग रेफ्लेक्स है। ठीक है, इस प्रकार का जो एक्शन है ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन, ये आपका रूटिंग का है, जब बच्चा इस प्रकार से व्यवहार को आपके सामने दिखाता है। अब यार छोटा बच्चा है, नवजात शिशु, और तो कुछ अपने एक्शन दिखाएगा नहीं, इस प्रकार के रिफ्लेक्स एक्शन दिखाता रहता है। ठीक है, जैसे देखो दूसरा इसमें मोरो है, मोरो। अच्छा देखा आपने, आप कभी देखना आपके घर में छोटा सा बच्चा है, सपोज आपका 6 महीने का बच्चा है, 3-4 महीने का बच्चा है, तुरंत एकदम ही कर दो हाँ, या तुरंत एक क्या काम कर दो, खिलौना उसके सामने बजा दो, तो एकदम ऐसा चौंक जाएगा, एकदम ऐसा डर जाएगा, चौंक जाएगा और यूं देखेगा फिर घूर के। तो क्या होता है, उसको अचानक से ऐसा फील होता है मैं गिर गया, या मेरे सामने कुछ एकदम अचानक से प्रतिक्रिया होगी। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा होता है, ये मोरो होता है। पकड़ने का तो आप सभी को पता है। एक होता है बेबिंस्की, जिसका ज्यादातर डॉक्टर्स यूज करते हैं, जो बच्चे के जो पंजे होते हैं ना, ये पैर के जो पंजे होते हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर चेक करते हैं कि उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, और खासकर जो न्यूरोलॉजिकल जो हमारे डिसऑर्डर होते हैं उनके लिए यूज होता है। इसने कहा है कि गाल को छूने पर सर को घुमाना एवं मुख खोलना दूध पीने के लिए, तो आपका रूटिंग रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। समझ गए आप लोग इसके बारे में? बिल्कुल ठीक, आप लोग यहाँ पर बता रहे हो रूटिंग, रूटिंग बिल्कुल ठीक बता रहे हो। ठीक है, सारे बच्चे रात में रोते हैं, अरे भाई मान ली बात है, सारे बच्चे रात में रोते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई उनको नीड है, और ज्यादातर एक ही नीड होती है, उनको दूध की यहाँ पर नीड होती है। ठीक है, मैंने कहा ना रात में रो रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई इसकी नीड यहाँ पर रह रही है। ठीक है, इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं ना वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि पूरे टाइम बच्चा क्या काम करता है, जैसे उसको नीड होती है, उसको भूख लगती है, वो अपना सूसू वगैरह कुछ भी कर देता है तो रोना शुरू कर देता है। क्योंकि जन्म के बाद जो बच्चे की पहली भाषा होती है वो होती है क्राइंग, यानी कि रोकर, रोकर अपने विचारों को प्रदर्शित करता है। बच्चे की सबसे पहली भाषा होती है आपकी जन्म के बाद। ठीक है, तो जो भी करेगा बच्चा रोकर अपने विचारों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं, ऐसे रिस्पॉन्स जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती है या उनसे दूर रहने और बच निकलने के पथ पर यानी कि रास्ते पर प्रदर्शन करती है, किस प्रकार का परबलन यानी कि रेनफोर्समेंट प्रदान करती है। अब देखो जिसको उद्दीपक ना पता हो, जिसको रेनफोर्समेंट ना पता हो, तो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देखना, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है, और टॉपिक वाइज भी मैं आपके लिए क्लास चला रहा हूं, उसके अंदर भी मैंने बताया हुआ है, ईएल थोंडाइक के अंदर मैंने आपको चीजें बताई है। ठीक है, अब देखिए सिंपल से एक बात है, अब आपके सामने पीड़ादायक उद्दीपक है, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे सपोज आप बाइक के ऊपर जा रहे हो और 3 लोंडे लफाड़े एक साथ यहाँ पर जा रहे हो बाइक के ऊपर, कोई हेलमेट सर पर नहीं है, और आपने देखा सामने ट्रैफिक पुलिस वाले वो कह रहे आ जाओ तीनों ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, नहीं भाई घुमा ले बाइक, ठीक है, हेलमेट नहीं है चालान काट देगा पुलिस वाला। तो जो आपके सामने यहाँ पर क्या थी, जो पीड़ादायक उद्दीपक थे, वो उद्दीपक कैसे मिल रहे थे आपको, पीड़ादायक मिल रहे थे। आपको अपना रास्ता पार करना है, लेकिन वहां पर जो उद्दीपक आपको मिल रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, वो तो पीड़ादायक थे ना। अगर कोई कहे नहीं पीड़ादायक नहीं थे, तो 3 बाइक लेकर ट्रैफिक पुलिस वाले के पास चले जाओ और क्या हो जी हमें उस जगह पर जाना है, वो कहेगा वो तो बात ठीक है, पहले तुम नीचे उतरो, अब तुम मुस्टंडो 3-3 एक जगह बैठ कर जा रहे हो, तुरंत आपका चालान काट देगा। तो जब पीड़ादायक उद्दीपकों से आप छुटकारा चाहना चाहते हो, वापस भाग जाते हो, चलो हेलमेट लेकर आएंगे या उतर जाओ तुम यहाँ पर, ठीक है, तो ये किस प्रकार का रेनफोर्समेंट होता है, इसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट यहाँ पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट बोलते हैं। एक होता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, कि सपोज आप हेलमेट पहनकर जा रहे हो
और हेलमेट पहन कर जा रहे हो तो उसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपकी प्रशंसा कर दी, अरे वेरी गुड, अरे आप बहुत अच्छे सिटीजन हो, हेलमेट पहन कर जा रहे हो, दूसरों को भी आप करिए। इनफैक्ट कुछ पुलिस वाले तो हेलमेट दे देते भाई पनिशमेंट के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव वैसे हो जाता है, लेकिन आंसर इसमें नेगेटिव रेनफोर्समेंट आपका जाएगा, ठीक है। आप पार्सल रेनफोर्समेंट दोगे वो ज्यादा बढ़िया, मतलब किसी खास अचीवमेंट पर, किसी खास बातचीत पर अगर आप रेनफोर्समेंट दोगे पार्सल वाला, तो ये सबसे बढ़िया आपका रेनफोर्समेंट माना जाता है। आंसर इसमें आपका सेकंड आंसर यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है सर, ईवीएस में बहुत कम नंबर आता है, सीडीपी आउट स्टैंडिंग है, सीडीपी का मॉक टेस्ट में 25 आ रहा है, ठीक है वेरी गुड भाई। सीडीपी तो आप लोगों की हो ही गई होगी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मैंने कहा ना अभी भी जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपका एक नॉर्मल लेवल में पढ़ा रहा हूँ, मतलब इजी और मॉडरेट लेवल, दो लेवल में पढ़ा रहा हूँ मैं, हार्ड लेकर ही नहीं आया। मेरे सामने एक बार एग्जाम आ जाए, सुपर टेट आ जाए, केवीएस आ जाए, डी ट्रिपल एस भी आ जाए, फिर एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब सी टेट और टेट जैसे तो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं भाई इनके, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या काम करने चाहिए। अगर आपका बच्चा भाई बाल अपराध, चोरी की संगति में पड़ गया, कत्ल कर रहा है, खून कर रहा है, आपको भी धमकी दे दी यहाँ पर, ठीक है, कि अगर तू मेरा बाप नहीं होता ना आज ही तुझे मार दूंगा, इस प्रकार की बात आपके सामने कर रहा है, तो अगर बाल अपराध की प्रवृत्ति का आपके अंदर सॉरी भाई बच्चा हो गया, तो एज ए पेरेंट्स आप क्या काम करेंगे, बच्चों को डांटोगे, बेटा बंदूक लेकर रह गएगा, बोलियो अब बोल, कहेगा नहीं नहीं तू मैं तेरा पिताजी नहीं, अब तू बोल रहा, अब तू डांट के दिखा। भाई आज की डेट में डांट भी नहीं सकते बच्चों को। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारे एक नोन के अंदर है, मतलब नोन के भी नोन है, वो दूर दूर के, वो अपने बच्चों को बहुत मारते थे, हर बात पे उसको मारते थे, हर बात पे उसको धमकाते थे। और वो जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 13-14 साल का वो बच्चा बड़ा हुआ, ठीक है, उसने चाकू निकाल लिया किचन से, अब बोल के दिखा तो अब क्या काम करेगा, जब से तेरी सुनना इतने दिन हो गए अब बता तू क्या। तो एक समय पर बांध टूट जाता है, इसलिए ज्यादा डांटना वाटना नहीं चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। क्या कहेंगे, बेटा इसको बंदूक को थोड़ा साइड में रख दे, देख मेरा तेरा बाप हूं, ठीक है, सही से आपस में बातचीत करते हैं, क्या दिक्कत है तुझे, बता क्या चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए और मुझसे कुछ और चाहिए, बता बेटा तुझे क्या चाहिए। फिर वो अब आपके सामने शेयर करेगा, नहीं ऐसे नहीं है मुझे ये, मतलब आप पहले डिस्कशन करिए, पॉजिटिव वे में डिस्कशन करिए, ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका है। बच्चों को पीटना चाहिए, पीटने से तो उसके अंदर बाल अपराध की और ज्यादा प्रवृत्ति आ जाएगी, वो कहेगा और मारो, आप उसको 2-4 मारोगे, फिर कहेगा और मार, बस इतनी ताकत है, फिर आपको भी चुप हो जाना पड़ेगा। तो पिटाई से काम नहीं बढ़ेगी, सबसे बेस्ट तरीका आपका सेकंड वाला यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, समझ गए आप लोग इसके बारे में, ठीक है बिल्कुल ठीक, ठीक है। पेड बैच में क्लास कब से स्टार्ट होगी, कौन से बैच में स्टार्ट होगी भाई पेड क्लास की, ठीक है, सारे बैचेज में आपकी चल रही है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सी विधि एक नियंत्रित यानी कि कंट्रोल दशा में दो घटनाओं या जो आपके परिवो के मध्य आपका मध्य कार्य और कारण संबंध स्थापित करती है। देखो यहाँ पर कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है, बताओ, बट एक कंट्रोल मैनर में यहाँ पर बात हो रही है, बताओ कौन सी आपकी ये दशा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आ गया जो आपके चैलेंज होते हैं, मैंने एक क्वेश्चन ऐसा बताया जो आपके तीनों स्टेट के अंदर चैलेंज हुए, तीनों स्टेट ने उसका अलग अलग आंसर माने, तो आपके सामने क्या आ गया, आपके सामने कोज आ गया, ठीक है, एक कारण आ गया, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन है भाई, ये अलग अलग आपके राज्यों ने इसका अलग अलग आंसर माना हुआ है, उसका प्रभाव फिर क्या पड़ रहा है उस क्वेश्चन के बारे में, उस टॉपिक के बारे में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि अगर आपके 3 राज्यों ने एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर मान लिए, तो यार अगर वो टॉपिक सपोज लर्निंग का है, तो उस लर्निंग का कंसेप्ट ही चेंज हो जाएगा ना, अगर आप 3-3 उसका आंसर मान रहे हो। तो इस प्रकार के दो रिलेशन, दो अलग अलग चीजों के रिलेशन के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है, बट एक कंट्रोल मैनर में, मतलब आप इसको, एक टीचर आपके सामने डिस्कस कर रहा है, आपस में डिस्कशन के माध्यम से आप इस चीज को सोल्व कर रहे हो, आपस में तीनों स्टेट वाले एक साथ बैठ गए भाई मिलकर सोल्यूशन निकाल लेते, वरना कितनी किरकिरी होगी। ये सचिनो आके और हमारी बहुत किरकिरी कर रहा है कि हमसे क्वेश्चन ही नहीं बनते यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार के रिलेशन जो बनेगा, क्या उसको ऑब्जर्वेशन मेथड कहेंगे। देखिए ऑब्जर्व आप कर सकते हो शुरुआती तौर पर कि भाई ये जो कोज निकला है, कारण निकला है, ये अलग अलग आंसर पता है क्या इसकी वजह है, बट कंट्रोल मैनर में इसके इफेक्ट की भी अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जर्वेशन लगेगा जितना एक्सपेरिमेंटल मेथड रहेगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे हम भाई एक कंट्रोल वे के अंदर, ठीक है, टीचर बैठा लिए, आपके जो एक्सपर्ट है वो बैठा लिए, इसके कारण देखे, ऑथेंटिक बुक्स को खंगाला, अच्छा हाँ
ऑथेंटिक बुक्स में भी इसके जो आंसर थे उनके अंदर भी मतभेद था। बताओ भाई, इतना खतरनाक क्वेश्चन भाई आपके जो कोर्ट के अंदर भी चला गया। तो एक्सपेरिमेंटल जो आपका मेथड है ये आपका सही हो जाएगा, जो आपके कोज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को यहाँ पर बताएगा। आंसर नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। सर्वे मेथड थोड़ा यूज होगा सर्वे करने का, को रिलेशन दोनों के बीच में बनाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपका जिसके अंदर सारी चीज हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल मेथड। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बचा है, इसका आंसर अब आप लोगों को देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लास कैसी लगी? बढ़िया लग रही है? ठीक है, कहने को 25 क्वेश्चन है पर दुनिया भर के कंसेप्ट आप लोग सीख रहे हो ना, आपकी समझ विकसित हो रही है ना? बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपकी समझ विकसित हो रही है नहीं हो रही है, चीज आपको पता चल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, उसके बाद अपना आंसर बताना टोटल कितने हुए। कथन यानी कि स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है कि शोध अध्ययनों द्वारा यह पुष्ट किया गया है कि जो टीवी के कार्यक्रम होते हैं वो आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और इसलिए बच्चे अपना बहुत अधिक समय उन्हें देखने में व्यतीत करते हैं। टीवी यानी कि जो आपका सोशल मीडिया होता है, या आपका सोशलाइजेशन यानी कि जो समाजीकरण होता है, आज की डेट के अंदर सबसे खतरनाक एजेंसी इसको मैं मानता हूं। और ये कौन सी एजेंसी होती है? आपकी द्वितीय यानी कि सेकंड एजेंसी होती है। सबसे खतरनाक एजेंसी आज की डेट के अंदर मैं इसको मान रहा हूं। और देखिए जितनी चीज हम आप लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना, जिसमें आपके सामने कोर्ट का एग्जांपल ले रहा था कि कोर्ट के अंदर क्या है भाई आपका, कि हमारी मदर टंग का यूज ही नहीं हो पाता। कोर्ट के अंदर मदर टंग का यूज होना चाहिए। कोर्ट की लैंग्वेज आपकी इंग्लिश बनी हुई है, वकील इंग्लिश में बहस करता है, जजमेंट आपका जो जज आता है वो जजमेंट आपके इंग्लिश के अंदर देता है, और जिसका केस होता है उसको पता ही नहीं होता। जज लिख देता है तुम्हें आज फांसी की सजा दी जाती है, इंग्लिश में बोल देता है उस बात को। ठीक है, और जो यहाँ पर खड़ा रहता है, अच्छा कुछ बात की है ना जज ने, अबे तुझे फांसी मिली गई, फांसी मिल गई, पहले क्यों नहीं बताया? तो इसलिए मदर टंग का यूज हमें अपनी कोर्ट के अंदर करना चाहिए। ये बात हम लोग पहले मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता था 1-2 साल पहले तक कि कोर्ट के अंदर इस चीज को होनी चाहिए। तो अब आपके कुछ सेक्शन के अंदर ये मदर टंग को यहाँ पर इंप्लीमेंट करा। ठीक उसी प्रकार से ये वाली बात भी मैं कह रहा हूँ कि जो टीवी होता है ना, आज की डेट में सबसे खतरनाक जो आपका सोशलाइजेशन का आपका माध्यम है। आपका बच्चा बिना मोबाइल फोन के खाना तक नहीं खा सकता, आपका बच्चा बिना मोबाइल फोन के एक दिन भी नहीं रह सकता। इतना खतरनाक आज की डेट के अंदर टीवी है। सारी अच्छी बुरी आदतें वहीं से आपका टीवी यानी कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप से, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से सीख रहा है। तो उन्हें देखने में व्यतीत करता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसका प्रभाव क्या है? यह उनकी पढ़ने लिखने की आदत तथा जो बाहर की जो गतिविधि होती है उसमें कमी लाता है, जैसे खेलना कूदना। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, इसलिए बचपन को यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक बताया गया है। हर किसी का बचपन भाई आपका अलग अलग होता है। मेरा बचपन अलग है, आपका अलग है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जो आपका बचपन था या हमारा जो बचपन रहा है, हमने फिजिकल एक्टिविटी बहुत करी है। हम पार्क के अंदर जाते थे, हम छुट्टी में अपने खेतों में चले जाते थे, हम खेलकूद करते थे, क्रिकेट खेलते थे, बाहर घूमने जाते थे। ठीक है, बहुत प्रकार के हम इस प्रकार की जो बाहरी गतिविधियां होती है उनको करते थे। आज की डेट के अंदर आपका बच्चा घर ही नहीं जाता, पूरे टाइम गेम खेलेगा, मोबाइल में गेम खेलेगा, खेलकूद करनी होगी मोबाइल में कर लेगा, सारे काम मोबाइल में कर रहा है। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। तो एक कथन और प्रभाव दोनों आपके यहाँ पर ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसको थोड़ा गंभीर लो अगर आपके घर के अंदर बच्चे हैं, और अगर नहीं है तो हो जाएंगे तो तब इसको गंभीर लेना। बहुत गंभीर समस्या आज के